अस्सलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग। मैं हूँ इशालत और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। सुबह खैर, उम्मीद है आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही होगी। आपको बहुत बहुत जुम्मे की भी मुबारक हो। आज वीकेंड का आगाज़ हो चुका है और इसके साथ साथ मौसम में भी कितनी हद तक बेहतरी देखी जा रही है। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे विशाल बारिश है और बादल है। स्पेल लंबा होता जा रहा है। जो फोरकास्ट थी उसके मुताबिक तवक्को से ज़्यादा बारिशें थीं और कुछ ऐसे दरिया भी हैं नाज़रीन जहाँ पे तुग़यानी भी पाई जाती है। तो मौसम इस वक्त कहा जाए कि उसमें किसी हद तक पॉजिटिव चेंज भी देखा जा रहा है। मौसम को लेकर जो खुनकी है उसमें किसी हद तक इजाफा हो रहा है। रातें किसी हद तक कहा जाए बेहतर हो चुकी हैं। वैसे भी कुछ इलाकों में इस वक्त मतलब आलूद है, तो वो जो शहरी इस वक्त मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, सुबह सुबह का वक्त हो और बादल छाए में हो तो वैसे ही आपका मूड खुशगवार हो जाता है। और फिर जब वीकेंड स्टार्ट हो जाता है तो मूड खुशगवार होने की बहुत सारी वजूहात मिल जाती हैं आपको। प्लानिंग चल रही होती है ना कि वीकेंड को किस तरह से आपने सेलिब्रेट करना है, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, बच्चों के साथ। तो वो तैयारी एक होती है, तो उसकी वजह से एक फेस्टिविटी का माहौल होता है और बच्चे भी काफ़ी पुरजोश होते हैं, खुश होते हैं कि उनको 2 दिन के लिए अब रेस्ट मिल जाएगा। बिल्कुल रेस्ट मिल जाएगा। और अब तो गवर्नमेंट जो स्कूल्स थे वहाँ पर भी 2 दिन की छुट्टी जो अनाउंस हो गई है, वो बच्चे भी अब इंजॉय कर सकेंगे, 2 दिन वीकेंड मना सकेंगे। हम लोग खबरें भी बहुत सी हैं हमारे पास आज और सियासी लिहाज से भी काफ़ी गर्मा गर्मी चल रही है। आपको पता है कि गुज़श्ता रोज़ PTI की तरफ से जलसा प्लान किया गया था। बड़े बुलंदोबांग दावे किए गए थे KP खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर साहब की तरफ से। तो ये भी कह दिया गया था कि किसी में जुर्रत है तो इस जलसे को रोक के दिखाए। लेकिन फिर अचानक सडनली, जिस वक्त हमारा प्रोग्राम कल चल रहा था, तो अचानक ये खबर हमने ब्रेक की है कि मामला तय पा गए हैं और 8 सितंबर को अब जलसा होगा। हाँ, अब ये मीम्स भी चल रही हैं। अब वो कह रहे हैं कि 8 सितंबर को अब जलसा दोबारा मंसूख किया जाएगा। तो काफ़ी बरहम दिखाई दे रहे हैं PTI के जो फैंस हैं, जो फॉलोअर्स हैं, क्योंकि अगर एक आम PTI वर्कर की बात की जाए तो बगैर वसाइल के अपने तौर पे अगर जलसे के लिए कोशिश कर रहा था या पहुंचने की कोशिश करता है, ये लोग जो पहुंच भी गए थे, जब उनको सडनली पता चलता है कि जलसा कैंसिल हो गया है तो सारी चीज़ें दोबारा से प्लान करना, दोबारा से आना बाहर मुश्किल तो होगा। लेकिन हम जलसे पर भी बात करेंगे, उसके अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि बच्चों का स्क्रीन टाइम किस तरह से कम किया जा सकता है। बहुत सारे दीगर इशू हैं, इंटरनेट को किस तरह से उसकी स्पीड बेहतर की जा सकती है, ये भी आपको बताएंगे और क्या क्या मुश्किलात का सामना है हमें। लेकिन सबसे पहले हम रुख करेंगे कराची का, सिंध का, जहाँ पर कच्चे के इलाके में कल एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जो वो पेश आया है। कच्चे में डाकुओं का सफाया करने के लिए तवील ऑपरेशन जो है वो इस वक्त जारी है। और ये तो वैसे हम कहते हैं कि कच्चे में ऑपरेशन काफ़ी अरसे से जारी है, जो कि बेसूद है। कोई उस ऑपरेशन का जो हमें फ़ायदा नज़र नहीं आता। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों ने मुश्तरका ऑपरेशन किया है जिस पर अरबों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन डाकू जो है वो अभी तक काबू में नहीं आ सके। और कल जो वाक़या पेश आया है, पुलिस की 2 गाड़ियों को निशाना बनाया गया और जिस तरह से पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया, अफसोस का लम्हा था और तकलीफ दे लम्हा था कि हमारी पुलिस फोर्स के पास वो वसाइल होते ही नहीं हैं, उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास वो चीज़ें नहीं हैं। गाड़ियों पर हमला रॉकेट से किया गया, रॉकेट लॉन्चर, मतलब जदीद बात यह है कि हमारे जो पुलिस एहलकार होते हैं उनके पास पुराने ज़माने की बोसीदा राइफल्स होती हैं और कारतूस भी इस तरह के होते हैं कि कोई भरोसा नहीं होता कि वो वक्त पे चलेंगे या नहीं चलेंगे। 77 साल नाज़रीन पाकिस्तान को बने हुए हो चुके हैं, लेकिन कच्चे का अब तक कोई पक्का हल या इलाज तलाश नहीं किया जा सका। कभी अगवा बराए तावान की वारदातें होती हैं, कभी पुलिस पार्टी पर वहाँ पे हमले होते हैं। तो ये एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला चल रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तरफ से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से और वज़ीर आला पंजाब की तरफ से, इसी तरह से दीगर सियासी रहनुमाओं की तरफ से इस वाक़े की मजम्मत तो की गई है, लेकिन क्या कोई मुस्तकिल हल कच्चे के इलाके में इन डाकुओं का, इन तकरीबकारों का, अमन को ख़राब करने वालों का कोई तलाश किया जा सकेगा या नहीं, ये सबसे बड़ा बिल्कुल ऐसे ही। और इतने असर रसूख किस तरह से हैं कच्चे के इलाके के, जो वहाँ पर कोई इन पे हाथ नहीं डाल सकता, बिल्कुल हाथ नहीं डाल सकता। और हमारे नुमाइंदे हैं कमर रफ़ीक, वो वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। कमर रफ़ीक, पहले तो ये तमाम वाक़े की तफसीलात हमारे साथ शेयर कीजिएगा और जिस तरह से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, DPO साहब से भी, उनसे रब्ता भी नहीं हो पा रहा, सिग्नल्स कितने वहाँ पर वीक हैं और किस तरह का ये इलाका है, किस तरह ये वाक़या पेश आया? माचका कैंप 2 है जहां पर कच्चे का इलाका है। ये बंद से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर इन्होंने पहली पिकेट अपनी लगाई हुई थी, जहां पर मुलाजमीन जो हैं वो शिफ्ट वाइज यहां पर ड्यूटी करते थे।
तो कल जब शाम को इनकी शिफ्ट चेंजिंग होनी थी तो 20 एहलकारों को थाना माच की एलीट फोर्स जो अपनी निगरानी में वहां पर जो ड्यूटी पर मामूर थे उनको चेंज कर जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में कच्चे के इलाके में, क्योंकि अभी कमाद की फसल बहुत बड़ी हो चुकी है, तो वहां पर बारिश का पानी भी जमा था जहां पर इनकी गाड़ी कीचड़ में फंसी है। और वहां पर ये जो उसके बाद डाकुओं ने उस मौके को गनीमत जानते हुए इन पर रॉकेट लॉन्चर फायर किए और फायरिंग रॉकेट लॉन्चर के बाद जो है डाकू जो है बहुत करीब से ही इनके ऊपर फायरिंग कर रहे थे, जिससे नौजवानों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। और इस हादसे में, जो अफसोसनाक हादसे में 12 जो पुलिस एहलकार हैं वो जामे शहादत किया और जो 7 पुलिस एहलकार हैं जख्मी हैं। अभी आपको बता चलूं कि एक पुलिस एहलकार अभी तक लापता है, जिसकी तलाश जारी है, वो अभी तक नहीं मिला इनको। उसके बाद जो है भारी नफरी भी वहां पर पहुंची है, रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया गया और क्योंकि कमाद की फसल बड़ी थी इसलिए जो लाशें और जख्मियों को निकालने में 7 से 8 घंटे उनको लग गए वहां पर, क्योंकि अंधेरा था और वहां पानी भी था और कमाद की फसल भी थी, जिसकी वजह से ऑपरेशन में काफी मुश्किल। अच्छा कमर, ये जो पुलिस पार्टी थी इसमें कुल कितनी नफरी थी, कितने जवान मौजूद थे जिन पर यह हमला हुआ है? और ये भी बताएगा कि हम एक तवील अरसे से देख रहे हैं कि कच्चे में वारदातें होती हैं, अगवा बराए तवान की वारदातें होती हैं, पुलिस पार्टी पर हमले होते हैं। अभी करंटली सिचुएशन क्या है इस इलाके में? क्या कोई क्लियरेंस ऑपरेशन दोबारा से शुरू हुआ है बड़े पैमाने पे? देखें, सादकाबाद से मुल्हिका इलाके में तो अभी ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ। ये काफी अर्सा पहले इन्होंने एक ऑपरेशन किया था जब कमाद की फसल यहाँ पर कटाई हो जाती है और गंदम की फसल यहाँ पर काश्त की जाती है। उस वक्त जो है वो ये इलाका बिल्कुल क्लियर होता है जब यहाँ पे ऑपरेशन किया जाता है। लेकिन उस वक्त जब पुलिस यहाँ पर पेशकदमी करती है तो उनके पास जो है वो बलूचिस्तान और सिंध के जो कच्चा है वहां पर मूवमेंट के लिए आसानी से रास्ते हैं, दरमियानी रास्ता जो दरिया की पट्टी के साथ जाता है। यहाँ पर ये पंजाब की तरफ से जब मूवमेंट पुलिस करती है तो वो डेरा बुगटी वाली साइड पर, कश्मीर वाली साइड पर या सिंध वाली साइड पर, गोटकी वाली साइड पर मूव कर जाते हैं डाकू, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन कोई 6 से 7 जो बड़े गैंग हैं जो यहाँ पर मूव कर रहे हैं और ये एक दूसरे के साथ जो है इनकी जो कनेक्ट होते हैं, राब्ते में होते हैं, जिसकी वजह से ये जो जैसे ही जिस साइड पे ऑपरेशन शुरू होता है ये दूसरे इलाके में मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से पुलिस को खातर खा आज तक किसी भी ऑपरेशन में कामयाबी हासिल नहीं हुई। ठीक है। अच्छा कमर, ये भी बताइएगा कि अब तक क्या तफसीलात सामने आ सकी हैं, क्योंकि उनके पास रॉकेट लॉन्चर्स थे और फिर जदीद गन्ने उनके पास मौजूद होते हैं जिससे वो हमला करते हैं, अटैक करते हैं। पुलिस के पास किस तरह का असलहा मौजूद था? ये जवाबी वार क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि एक गाड़ी पर अटैक हुआ, दूसरी गाड़ी के जो अफसरान थे, जो पुलिस एहलकार थे, वो कर सकते थे वार उन पर। देखें, ये दोनों गाड़ियां इकट्ठी मूव कर रही थी और जैसे ही एक गाड़ी यहाँ पर फंसी है तो दूसरे एहलकार उसकी मावनत के लिए एक जगह पर इकट्ठे हो गए, जिसको जब जहां पर हमला किया तो ये पुलिस एहलकार उस वक्त इस तगोबदो में लगे हुए थे कि हम गाड़ियों को यहाँ से निकालें और मूव करें। लेकिन इसी में जो है ना डाकुओं ने उन पर रॉकेट लॉन्चर फायर किया। उसके बाद डाकुओं ने बड़ी करीब से उन पर जो है ना फायरिंग की है, जिससे एहलकार शहीद हुए हैं। दूसरे नंबर पर डाकू जो है वो आए रोज सोशल मीडिया पर रॉकेट लॉन्चर, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और जदीद असले की नुमाइश करते हैं यहाँ पर और पुलिस को अपनी वीडियोस भी सेंड करते हैं कि ये हमारे पास असला मौजूद है। जो सोशल मीडिया पुलिस इस्तेमाल कर रही है वो भी देखती है कि डाकू जो है ना हर वाक़े के बाद अपना वीडियो बयान भी जारी करते हैं कि हमने ये किया, ये नहीं किया। उसके बावजूद भी है पुलिस के जो भी एहलकार यहाँ पर थे उनके पास ना तो बुलेट प्रूफ जैकेट थी और ना कोई ऐसा इक्विपमेंट्स था कि इस जो ये सूरत हाल थी इसमें वो उनका मुकाबला कर सकते। पुलिस के पास वही जो अपनी रिवायती राइफल्स होती हैं, इसके अलावा असला मौजूद नहीं था। लेकिन जो मध्य इस इलाके के मोहल्ले को बताइएगा, वो ऐसे क्या सेफ पाथ्स हैं जहां से ये डाकू ये कच्चे के जो तमाम वारदाती हैं हमला करते हैं, बासानी फिर फरार भी हो जाते हैं और पुलिस देखती रह जाती है? ये देखें सर, ये ज्यादातर जो ये मामला होता है ये इन दिनों में होता है जब कमाद की फसल का कद आदमी के कद से बड़ा हो जाता है। वो यहाँ के जो रहायशी हैं उनको रास्तों का भी मालूम है और दरिया के जो आसपास के इलाके हैं वहां पर कमाद की फसल जो है वो बहुत जो हजारों एकड़ की तादाद में काश्त की होती है और जैसे ही वो यहाँ से मूव करते हैं कमाद की फसल से तो उनके लिए आसानी होती है कि वो जो रास्ते हैं इनके गुजरते हैं वो कमाद की फसलों के अंदर से गुजरते हैं और उनके लिए आसानी होती है पुलिस पर जो है वो घात लगाकर हमला करने का। लेकिन जैसे ही कमाद की फसल खत्म होती है उस वक्त जो है ये मूव कर जाते हैं सिंध की तरफ यहाँ से या बलूचिस्तान की तरफ मूव कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर ये पुलिस, पंजाब पुलिस की तरफ से जो अपनी पिकटें होती हैं या अपनी चौकियां होती हैं। और कमर, ये कितना रेडियस है, ये कितना इलाका है जहाँ पे समझा जाए कि नो गो एरिया है, यहाँ पे आम शहरी भी इसकी जद में आते हैं और पुलिस वाले भी?
देखें, सादकाबाद से तकरीबन कोई 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर के बाद नोगो एरिया शुरू हो जाता है, जहां पर शाम मगरिब के वक्त जो है वो यहाँ की जो भी शहरी हैं वो वहाँ मूवमेंट नहीं करते, क्योंकि 20 से 25 किलोमीटर बाद जो है ना वो माचका का एरिया शुरू होता है और माचका थाने के तकरीबन 3 किलोमीटर बाद जो बंद है, पहला बंद है, उससे आगे जो है वो कोई भी मूवमेंट मगरिब से बाद नहीं करते, क्योंकि वहां पर जो आगे का एरिया है वो कुछ पानी है और कुछ वहां पर जो है वो कमाद की फसलें होती हैं, जिसकी वजह से वहां पर डाकों की महफूज पनाह गए हैं, जहां पर लोग अगर जाएं तो या वो अगवा बराए तावान की वारदात कर लेते हैं या फिर उनको फायरिंग करके हलाक कर दिया जाता है। तो कमर, इस वक्त सूरत हाल क्या है? इस वक्त जी आईजी पंजाब और दूसरे आला अफसरान जो है वो रीमियर खां पहुंच गए हैं। तकरीबन 2 बजे के करीब जो शहीद एहलकार हैं उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। अभी THQ सादकाबाद में उनकी डेड बॉडीज जब रात पहुंची हैं तो अभी उनके जो है वो मैयत को जो नहलाने दिलाने का काम जो है ना अभी चल रहा है। और किसी किस्म की माली मदद का ऐलान भी हुआ हुकूमती सतह पे इन शोहदा के लिए? हुकूमती सतह पर अभी तक तो इस वाक़े की मजम्मत और अफसोस किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी माली जो मदद और पुलिस एहलकारों के लिए कोई भी ऐसी चीज़ का अभी तक जो है वो कोई ऐलान। बहुत शुक्रिया कमर रफीक, हमारे रिपोर्टर कच्चे के इलाके से रिपोर्ट कर रहे थे। और मजम्मत की जा रही है, यकजहती का इजहार किया जा रहा है, खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी किस्म की माली इमदाद का ऐलान नहीं हो पाया। और आज ही इनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी और इनकी तदफीन की जाएगी इनके आबाई इलाकों में। और इंतहाई अफसोसनाक ऑपरेशन का भी कोई प्लान नहीं तरतीब दिया गया कि कब इनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा किसी बड़े पैमाने पर, ताकि इसकी रोकथाम की जा सके, जिस तरह से ये वारदातें होती हैं उनको रोका जा सके। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, हमारे साथ स्टे विद अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। बात हो जाए कुछ सियासी पारे की, बहुत हाई हो चुका है। ख़ासतौर पे कल के बाद बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, धमकियां भी दी जा रही थी, लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि जो पहले हम रिस्क ले चुके, जो नुकसान उठा चुके, अब हम आपको ये नहीं करने देंगे। और फिर अचानक हमने देखा कि कल सुबह ये तब्दीली आई कि आज़म स्वाति साहब और उसके साथ साथ बैरिस्टर साहब की तरफ से ऐलान किया गया और ये कहा गया कि जी जलसा आज नहीं हो रहा, 8 सितंबर को होगा। तो सारे दावे जो थे वो धरे के धरे रह गए। बिल्कुल ऐसा ही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी ये कहते हैं कि बानी PTI के हुक्म पर पाबंद है उनके, और उन्हीं के हुक्म पर हम एक कदम आगे बढ़ते हैं और पीछे हटने को भी तैयार हो जाते हैं। तो उन्होंने उसके बाद ये पैगाम दिया कि हम जलसा जो है वो 8 सितंबर को करेंगे। अब 8 सितंबर को जलसा होता है, उसकी इजाज़त भी दे दी गई है और साथ ही साथ यकीन दहानी PTI की जानिब से भी करवाई गई है कि इस जलसे को हम 7 बजे से पहले ख़त्म कर देंगे और पुरअमन जलसा होगा, किसी किस्म का इंतशार नहीं होगा। तो यकीनी तौर पर अगर इस तरह की कोई सूरत हाल बनती है तो फिर पुलिस मुतहरक हो जाएगी और फिर जो हम देखते हैं हमेशा तसादुम होता है वो देखने को नजर आएगा। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, उनको भी हम ले लेते हैं। माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। माजिद साहब, आपको पाकिस्तान मॉर्निंग में वेलकम कहेंगे। सबसे पहले तो एक गैप दिखाई दे रहा है, एक तसादुम की सूरत हाल PTI के अंदर भी दिखाई दे रही है। अलीमा खान साहबा कहती हैं कि जी इनको सुबह सुबह आज़म स्वाति साहब को किसने इजाज़त दे दी अडियाला जेल में दाखिल होने की, तो ये इस्टेब्लिशमेंट का कोई पैगाम लेकर गए हैं। एक तरफ कहा जा रहा था कि जो मर्जी हो जाए जलसा होकर रहेगा। तो आपको लगता है कि इससे डिमोरलाइज होंगे PTI के फॉलोअर्स भी, और ये आखिर हुआ क्या, ये कैसे सब कुछ जलसा मुलतवी हो गया? जी बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल उनकी जानिब से जो निशानदही की गई है वो काबिल गौर है, और ये जो मुलाकात का वक्त है ये इस चीज़ को ज़रूर बताता है कि कहीं ना कहीं वो रहनुमा इंतज़ामिया से राब्ते में थे और इंतज़ामिया ने ही इस मुलाकात को मुमकिन बनाया। उसकी वजह यह है कि जो वक्त है उसको देख के पता चलता है कि ये गैर मामूली वाक़या है। तो जब इस सिचुएशन को हम सामने रखते हैं तो फिर ये पता चलता है कि तहरीक इंसाफ का कारकुन वो अपनी पार्टी क़यादत से कुछ और एक्सपेक्ट करता है, जबकि पार्टी क़यादत जो है वो उनको बुलंदो-बांग दावे करके तो बताती है, लेकिन इसके साथ साथ उनके राब्ते भी होते हैं। वो इदारों की कुछ बात सुनते भी हैं, कुछ मानते भी हैं। ठीक है। तो इसलिए ये जो गैप है मेरा ख्याल है उसको कवर करना तहरीक इंसाफ के लिए ज़रूरी होगा, क्योंकि जब तक एक यकसुई के साथ स्ट्रेटजी नहीं बनाई जाएगी उस वक़्त तक तहरीक इंसाफ अपने सियासी मकासद को हासिल नहीं कर सकती। और जिस पॉइंट की तरफ अलीमा खान साहिबा की तरफ से इशारा किया गया है ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि इमरान खान साहब को जेल से निकालने के लिए पार्टी की स्ट्रेटजी अभी तक कोई क्लियर नजर नहीं आ रही। तो ये बिल्कुल एक दुरुस्त खदशा है और कारकुन भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो पार्टी क़यादत को ये सोचना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे लूप होल्स हैं, कहाँ कहाँ पे खामियां हैं, या अगर उनकी कोई मजबूरियां हैं
या वो तो मुफाहिमत के साथ इदारों के साथ माजिद चलना निज़ामी चाहते हैं, साहब क्या तब भी समझते एतमाद हैं, मिले। ये जो मुलतवी करना था जलसे को और फिर एक नई तारीख देना था, कुछ कारकुनान जो है वो इससे मुत्तफिक भी नहीं नजर आए हमें, और उनका मौक़िफ़ कुछ और था कि जलसा जो है वो आज ही की तारीख में होना चाहिए और फिर जलसे की तारीख आगे कर दिया जाना। समझते हैं कि इससे पार्टी के अंदर भी इंतशार पैदा होगा, टूट फूट का शिकार हो जाएगी पार्टी? अगर हम इस मामले को देखें कि तरनौल से जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उन लोगों के नाम पढ़ें, उनके पेशे पढ़ें, तो वो तमाम गरीब लोग हैं जो अपने लीडर की अकीदत में या मोहब्बत में वहां पे आए थे। तो जो ग्राउंड का वर्कर है वो तो कुछ और एक्सपेक्ट करता है। लेकिन क़यादत की जानिब से जब इस तरह की बात की जाती है तो उससे एक मायूसी भी फैलती है। लेकिन मुझे लगता है कि क़यादत को इस मामले पर अपने कारकुनान को एतमाद में लेना चाहिए और उन्हें ये बताना चाहिए कि सियासत इसी चीज़ का नाम है कि आप कभी आगे बढ़ते हैं, कभी आप पीछे हटते हैं। दूसरी जानिब सियासी रहनुमाओं को उस तरह से पंजाबी ज़बान में जिन्हें बड़के कहते हैं, वो भी मारने से गुरेज़ करना चाहिए कि पहले अली अमीन गंडापुर ये कहते थे कि हम क्रेन भी लेके जाएँगे, ट्रैक्टर भी लेके जाएँगे, ट्रालियाँ भी लेके जाएँगे, सारे रुकावटें हटाएँगे, और उसके बाद वो ये कहते हैं कि नहीं, हम तो एक कदम पीछे हट गए हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये कोई ठीक नहीं है अच्छा तहरीक निज़ामी इंसाफ साहब, की एक जानिब तरफ से। अब ये खबर ये भी आ रही है कि पहला राब्ता गंडापुर साहब की तरफ से हुआ है अडियाला जेल में, और उनकी तरफ से कोई डायरेक्शन या कोई मैसेज कन्वे किया गया है, जिसके बाद फिर आज़म सुवाती साहब की मुलाकात हुई और ये जलसा मनसूख हो गया। एक तरफ वो मायूसी का इजहार कर रहे हैं गंडापुर साहब, दूसरी तरफ अगर इस खबर में सदाकत है, हम आपसे चाहेंगे, आपके पास भी ऐसी कोई खबर है कि एक तरफ वो पैगाम रसानी का काम भी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, उसकी वजह ये है कि उनके पास एक ऑफिशियल सरकारी ओहदा है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का, और उसकी हैसियत से वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी, प्रेसिडेंट हाउस से भी, इंतजामिया और इदारों से मुसलसल राब्ते में रहते हैं, क्योंकि वो जिस जगह पे मौजूद हैं तो वहां से उनके राब्ते होना कोई अचंभे की बात नहीं है। ठीक है। और उन्हीं की वजह से जब वो अडियाला जेल जाते हैं तो उनको बाकायदा सीएम का प्रोटोकॉल मिलता है और उसी प्रोटोकॉल के साथ वो जाते हैं। तो अगर ये टाइमलाइन इस तरह की बनती है तो इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं होगी कि उनकी तरफ से मीडिएशन की गई या उनकी तरफ से पैगाम रसानी की गई, क्योंकि वो जिस जगह पे मौजूद हैं वहां पे एक तो उन्होंने कारकुनान से भी राब्ता रखना होता है, लेकिन इदारों के साथ भी वो भरपूर कोऑर्डिनेशन में होते हैं। माजिद निज़ामी साहब, जिस तरह से आपने भी कहा कि भड़कें भी पीटीआई को नहीं मारनी चाहिए और भड़कों से इज्तनाब करना चाहिए, सियासतदान ये भी कहते हुए नजर आए हमें कि इस बार 9 मई को दोहराया नहीं जाएगा, बल्कि बांग्लादेश में जो वाक़या पेश आया, बांग्लादेश की तारीख को दोहराया जाएगा अगर जलसा करने से रोका गया। दूसरी तरफ एकदम से पीछे हट जाना और फिर अगले जलसे की तारीख मिल जाना, जलसे की तारीख के ऊपर भी हम देख रहे हैं कि पुरअमन जलसा होगा या फिर जो भड़कें मारी जा रही थी, जो कहा जा रहा है, वो भी देखने को मिल सकता है। जी, इस वक्त तहरीक इंसाफ का मसला ये है कि वो 9 मई के बाद से ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो अपनी तहरीक के अंदर कोई जलाओ घिराओ या मार-धाड़ या कोई तशद्दुद लेके आएँ। उसकी वजह ये है कि 9 मई के बाद पार्टी स्ट्रक्चर का जो हाल हुआ, उनके कारकुनान जेल गए, बानी पीटीआई खुद जेल में है, सारी पार्टी क़यादत मुकदमात का सामना कर रही है, लोग रुपोश हैं, अंडरग्राउंड हैं। तो वो जो एक पूरी सियासी सूरत-ए-हाल बनी तहरीक इंसाफ के लिए, वो अब उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। तो इसलिए शायद इस पूरे सिनेरियो को सामने रखते हुए क़यादत ये तो जरूर कहती है कारकुनान को एक्टिव रखने के लिए, कारकुनान नाउम्मीदी से बचाने के लिए वो कुछ ना कुछ जज्बाती स्टेटमेंट्स तो देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली यही लग रहा है कि शायद तहरीक इंसाफ की क़यादत ये सोच चुकी है कि अब वो उस पैमाने का एक बड़ा पुरतशद्दुद या जलाओ घेराव वाला एहतजाज अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अभी पिछले एहतजाज की जो आफ्टर शॉक्स हैं वो खत्म नहीं हुए, उसकी मुश्किलात खत्म नहीं हुई, तो इस मामले में फिर आगे चलना खासा मुश्किल होगा। निज़ामी साहब, ये कहा जा सकता है फिर कि मुस्तकबिल करीब में बानी पीटीआई के लिए मुश्किलात कम नहीं होने जा रही, बल्कि इसमें मज़ीद इजाफा भी हो सकता है, और जनरल फैज़ का हिरासत में लिया जाना, उनके हवाले से जो बानी पीटीआई के बदलते बयानात हैं, कभी वो कहते हैं कि फ़ौज का अंदरूनी मामला है, फिर वो कहते हैं कि इनका ओपन ट्रायल होना चाहिए और ये वादा माफ गवाह भी बन सकते हैं। तो आपके ख्याल में क्या होने जा रहा है इस केस को, इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल, ये जनरल फैज़ को फौजी तहमील में लिए जाने से पहले तक तो ऐसे लग रहा था कि शायद इमरान खान साहब कुछ नरम हैं, हुकूमती इदारों की जानिब से भी कोई मुफाहिमत हो सकती है। मुस्लिम लीग नून के वुज़रा के अंदर एक परेशानी नजर आ रही थी कि हो सकता है कोई डील ना हो जाए, लेकिन ये वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है कि जिसने पिछले सियासी मंजरनामे को तब्दील करके रख दिया है। और अभी इस वक्त जो सिचुएशन बन चुकी है
उसको देख के तो बिल्कुल नहीं लगता कि आने वाले दिनों में तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन की मुश्किलात में कोई कमी होगी, हो सकता है इस ज्यादा तमाम मुकदमा मंजरनामे बने। में आपके ख्याल में पीटीआई का एक आम वर्कर जो बगैर किसी मफाद के मानी पीटीआई से मोहब्बत करता है और उनकी हर कॉल पे लब्बैक कहता है, वो क्या सोच रहा है और क्या उसके सोचने से कोई फर्क पड़ने वाला है ग्राउंड रियलिटी पे? देखिए, ये तो दुरुस्त है कि तहरीक-ए-इंसाफ का वर्कर इस वक्त परेशान है, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक पंजाब से कोई मुनज़्ज़म एहतजाजी तहरीक नहीं शुरू होगी, उस वक्त तक मरकज पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा में जलसे करना इसलिए भी गैर अहम है क्योंकि वहां पर उनकी सूबाई हुकूमत मौजूद है, वहां पे वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन असल जो बैटल ग्राउंड है वो पंजाब है। जब तक यहाँ से एक मुनज़्ज़म पुरअमन एहतजाजी तहरीक नहीं शुरू होगी, उस वक्त तक ये समझना मेरा और ख्याल है जो बेकार मौजूदा है कि क़यादत ऊपर है मरकज पर उनकी कोई दबाव मौजूदगी आएगा। में ऐसी कोई तहरीक पनप सकती है, तकवीत पकड़ सकती है? क्योंकि अब तो ये बात भी हो रही है कि अलीमा खान को कमान संभालनी चाहिए क्योंकि ये जो मौजूदा क़यादत है इनके बस की बात नहीं है। जी, इस वक्त तो बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है और हमने ये देखा है माजी में भी कि मियां नवाज शरीफ को जब मुशर्रफ दौर में पकड़ा गया तो उन्हें बेगम कलसूम नवाज ने ही रेस्क्यू किया। तो इस तरह मेरा ख्याल है कि फैमिली की जो एक इंटेंशंस होती हैं या उनकी जो परेशानी होती है, उसका एक लेवल और होता है। पार्टी क्यादत जो है वो जरा मुख्तलिफ तरीके से सोच रही होती है। तो बिल्कुल इस वक्त ये एक मिसट्रस्ट भी है और इस वक्त एक गैप भी मौजूद है कि जिसको अगर खत्म नहीं किया जाएगा और उसके साथ ये तवक्को रखी जाए कि मानी ठीक चेयरमैन है, निज़ामी साहब बाहर हमारे साथ आएंगे जेल रहिएगा। से। बैरिस्टर सैफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, आपके ख्याल में ये जो सारा कुछ हो रहा है, बड़ी तनकीद हो रही है मौजूदा क़यादत के ऊपर कि ये नहीं कर पाएंगे, इनसे नहीं हो पाएगा, और अब तो कमान तब्दीली की बात भी हो रही है कि जब तक खान साहब बाहर नहीं आते अलीमा खान साहबा को चार्ज संभालना चाहिए। देखें, तनकीद तो करने वाले किसी भी मौजू पे और किसी भी शख्स पर तनकीद कर सकते हैं, वो तो आज़ाद होते हैं तनकीद करने में, लेकिन ये उनका अपना ही नुक्ता नज़र हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि तनकीद करने वाला जो अपने सब्जेक्टिव अप्रोच के साथ किसी चीज़ को देखता है तो मारूजी तौर पर भी ऑब्जेक्टिवली भी वो चीज़ ऐसी हो। पार्टी की क़यादत जो इस वक्त मौजूदा है, वो इमरान खान ही के सिलेक्टेड लोग हैं, वो ऊपर से कहीं नहीं आए, ना वो कोई नौकरी के एप्लीकेशन देकर भर्ती हुए हैं। ये वो लोग हैं कि जिनकी लॉयल्टी इमरान खान के साथ रही है और कई साल से वो इमरान खान के साथ हैं और मुश्किल वक्त में उन्होंने साथ दिया। जो भागने वाले थे वो भाग गए, जो साथ ठहरने वाले थे वो ठहर गए, और आज जो ठहरे हुए हैं ये वही लोग हैं जो मुश्किल वक्त में साथ ठहरे। तो लेकिन एक पेज पे क्यों नहीं आप लोग दिखाई दे रहे? एक तरफ आजम स्वाति साहब सुबह 7:30 बजे मुलाकात करते हैं और ऐलान हो जाता है कि जलसा कैंसिल हो गया, दूसरी तरफ अलीमा खान साहबा हों या जो एक आम वर्कर है वो बड़ा नाउमीद हुआ है, वो कह रहे हैं कि ये मुलाकातें कैसे हो रही हैं गैर मुतफ़िका या गैर मुतवक्के टाइम के ऊपर। गंडापुर साहब एक तरफ मायूसी का इजहार कर रहे हैं, फिर ये भी कहा जा रहा है कि उन्हीं की तरफ से पहले रब्ता हुआ, उन्हीं की तरफ से कोई मैसेज कन्वे किया गया है, तो कन्फ्यूजन पाई जा रही है। क्या तस्दीक करेंगे आप? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हर वो पार्टी या हर वो तंजीम जिसमें लाखों की तादाद में वोटर्स हों, सपोर्टर्स हों, वर्कर्स हों, वहां पर मुख्तलिफ और आरा जो है वो सामने आती हैं। जरूरी नहीं है कि सबकी कोई मशीन तो नहीं है ना जिसकी सबकी एक ही राय हो। यकीनन इख्तिलाफ राय होता है और उसका इजहार भी पीटीआई में होता है, लेकिन हमारी लीडरशिप बिल्कुल इंटैक्ट है। और दूसरी बात ये तो ऐसी एक गोंदी सी बात है, एक बचगाना बात है कि जी 7 बजे मुलाकात होगी तो 5:30 बजे हो गई, तो अगर 10 बजे होती तो कहते नहीं जी 9:45 क्यों नहीं हुई, इसमें कोई चक्कर है, किसी ने उनके लिए रास्ता बनाया। नहीं तो गौहर साहब, लेकिन हुआ तो कुछ ऐसा ही है, क्योंकि अचानक से उससे पहले सैफ साहब हम अगर देख रहे थे कि जिस तरह से पहले प्लान था जलसे का, तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी और पार्टी क़यादत की जानिब से भी पीछे हटने के कोई चांसेस नहीं थे। बार बार यही रिपोर्ट सामने आ रही थी कि जलसा होगा, हर हाल में होगा, हम अदालत में भी जाएंगे और इसकी खिलाफ वर्जी पर भी हम जो एक्शन लेंगे। लेकिन बाद में अचानक से खबर आती है कि ये किसी वजह से ये जलसा मनसूख कर दिया गया है, सिक्योरिटी खदशात की वजह से। तो मुलाकात हुई या मुलाकात नहीं हुई, फैसला किस तरह से हुआ कि ये जलसा मनसूख होना चाहिए? फैसला खान साहब के साथ मुशावरत से हुआ और उससे पहले पार्टी ने अपनी मुशावरत की और पार्टी की मुशावरत के बाद यही तय हुआ कि इन हालात में हमें खान साहब से राय लेनी चाहिए, क्योंकि हालात तसादम की तरफ भी जा सकते हैं और मसाइल भी बन सकते हैं। इसलिए खान साहब से बात की गई और खान साहब ने उसमें अपनी राय दे दी। खान साहब की राय सबके लिए मुतकद्दम है और एक मुकद्दम है और वो एक हैसियत रखती है। इस वजह से जलसा जो है वो खत्म नहीं किया गया, उसको जो है एंड नहीं किया गया बल्कि मुलतवी किया गया है।
तो मुलतवी करने का मतलब ये 2 हफ्ते बाद जलसा होगा। लेकिन मुझे भी अब मौका दिया तो मैं आप इतने लंबे सवाल करते हैं कि वो सवाल में आप अपना टाइम जाया कर देते हैं। सवाल ये पॉइंट ये है कि जैसे आपने मुझे अभी बैरिस्टर गौहर कहा, सैफ नहीं कहा, गलती हो गई आपसे, दूसरे आपके साथी ने आपकी तस्दीक कर दी। जी सर, हम भी इंसान है, ऑब्वियसली रोबोट नहीं है, हमसे भी गलती हो सकती है। यही तो कह रहे हैं, क़यादत में भी कहीं ना कहीं तो गलती चल रही है, कहीं ना कहीं तो सर इत्तेफाक की राय नहीं है पार्टी के अंदर। मेरी बात सुने, मैं आपको सुनने के लिए रास्ता किया है। मुझे मेरे पीछे पड़ गए हैं, मैं आपको मिसाल दे रहा था। यही तो प्रॉब्लम है ना रवैयों का। हुकूमत का गुस्सा हम पे ना उतारिए ना वैसे साहब, और जाती आरा पे जो है ना वो लड़ाई करने लग जाते हैं। मैंने आपको एक मिसाल दी कि गलतियां होती हैं लोगों से, तो पार्टियों में जहां पे लाखों लोग हों वहां पर भी गलतियां होती हैं, लेकिन गलतफहमियां भी पैदा होती हैं। हमारे अंदर ये चीज इंटैक्ट है, हम पूरी पार्टी साथ खड़ी है। अगर कुछ लोगों ने इख्तिलाफ राय का इजहार किया तो ये गौहर साहब माजिद साहब साथ हमारे मौजूद हैं। सॉरी हिजैब साहब, माजिद साहब भी हमारे साथ ही मौजूद है। आपने सर आपने इसको पक्का करवा दिया है। माजिद साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनकी भी राय ले लेते हैं ना, वो क्या इत्तेफाक रखते हैं? आपने जिसकी राय लेनी है ले, मैं आपसे खुदा हाफिज कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बात सुनने के मूड में नहीं है, सिर्फ इल्जाम तराशी के मूड में। अपना वक्त आपने बेचना होता है। ठीक है, मुझे लग रहा है लड़ने के मूड में गुस्सा उतार रहे हैं लगता है हुकूमत का, और उनको लग रहा है कि हम भी उनके ओपोनेंट हैं। हम तो सिर्फ हुकूमती और ओपोजिशन का जो मौक़िफ़ है वो पहुँचाना, और जो ट्रू पिक्चर है, एक जो वर्कर है वो इस वक्त नाउमीद है और उनकी तरफ से ये शिकवा भी किया जा रहा है। निज़ामी साहब, आपके ख्याल में अब ये जो 8 सितंबर की तारीख आई है, मीम्स ये भी बन रही हैं कि अब 8 तारीख को जलसा मनसूख होगा दोबारा से, तो आपको लगता है कि दोबारा से मोबिलाइज करना एक बड़ा चैलेंज होगा पीटीआई के लिए? मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत को पहला काम ये ज़रूर करना चाहिए कि वो इस हवाले से या तो अपने बयानात की जो गर्माहट है उसे कम करें, या फिर अपने वर्कर को भी एतमाद में लें कि हम चीज़ों को मुफाहमत से लेके चलना चाहते हैं। इसलिए अगर कोई ऐसा फैसला हो कि जो गैर मुतवक्के हो तो उसे भी आपको कबूल करना चाहिए। लेकिन ये जो ये रवैया अभी आपने देखा, ये बैरिस्टर साहब का ये जो अभी रवैया था हमारे साथ भी, वो हमें भी शायद पार्टी समझ रहे थे और एकदम से उन्होंने कॉल ड्रॉप कर दी। इससे आपको नहीं लगता कि गलत इमेज जाएगा पीटीआई का? एक एग्रेशन और एक बुखलाहट दिखाई दे रही है पार्टी के अंदर भी, और उसका इजहार उन्होंने हमारे प्रोग्राम में भी कर दिया। जी बिल्कुल, सियासी रहनुमाओं को तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा एहतियात करनी चाहिए, उन्हें तहम्मुल से काम लेना चाहिए और उन्हें खंदा पेशानी से तमाम सवालात का जवाब देना चाहिए, क्योंकि वो पब्लिक को आंसरेबल हैं। तो अगर उनसे कोई सवाल कर रहा है, हो सकता है उसका अंदाज उन्हें पसंद ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें अपना मौक़िफ़ तहम्मुल से और खंदा पेशानी से ही बयान करना चाहिए कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आवाम ने उनको जो इज्जत दी है या उन्हें जो मुकाम दिया है वो उसके ऊपर एक सवालिया निशान। लेकिन वजह क्या है? वजह क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस वक्त पीटीआई निज़ामी साहब गवर्नमेंट में थी तब भी इनका यही रवैया था कि वो किसी से बात करने पे तैयार नहीं थे, ना हुकूमत के साथ ना मुखालफिन के साथ। और आज भी जब वो अपोजिशन में है और मुश्किलात का शिकार हैं, और मीडिया तो उनके ही जो मौक़िफ़ है या उनके जो वर्कर्स हैं उनकी फीलिंग है उसको मंजरेआम पर ला रही है, तो अभी तक वो मैं ना मानूं की ज़िद पर कायम है। ये रवैया कब बदलेगा फिर आखिर? देखिए, ये रवैया तो बदलना इसलिए भी खासा मुश्किल है कि जब आप ऐसे फैसले करेंगे कि जिसमें आप अपने कारकुन को एतमाद में नहीं लेंगे, तो फिर वो जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि वो फासला बढ़ेगा, और जब फासला बढ़ेगा तो फिर बदएतमादी की सूरत हाल भी पैदा होती है। ये दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ ने कुछ चीजों को सोच के यह फैसला किया है, कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। तमाम तरह फैसले होते हैं, हर तरह का फैसला होता है, कभी जलसा करते हैं कभी नहीं भी करते, लेकिन उसको स्मूथली कैसे कन्विंस करना है, उसे प्रेजेंट कैसे करना है, ये एक अहम काम होता है। लेकिन माजिद निज़ामी साहब, जिस तरह से हमने सवाल किया था वो सामने था, हमने कुछ अपने पास से तो कहा नहीं कि मुलाकातें ना हम करवाने वालों में से थे, हम तो सिर्फ जो मौक़िफ़ था पार्टी की जानिब से जो आया उसको सामने रख के सवाल कर रहे थे। और हमने जब देखा कि जवाब जिस तरह से उन्होंने गुस्से में दिया कि मुलाकातें होती हैं, मुलाकातों को इस तरह से लिया जा रहा है उस तरह से लिया जा रहा है, हमारा इस तरह से बिल्कुल कतई तौर पर हमारा ये मकसद नहीं था उन्हें नाराज़ करना। हम लोग तो सिर्फ ये चाहते हैं कि अवाम तक जो हक़ाइक़ हैं, जो इस वक्त नाराज़
बाज कारकुनान हैं पीटीआई के, वो भी समझ सकें इस सूरत हाल को कि वाकई में कोई ऐसी वजह बनी जिसके बायस जो है वो ये जलसा माहिरुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। माहिर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, और शायद यही वो रवैया है शाल जिसकी वजह से आज पीटीआई इस नहज पे पहुंच चुकी है इन मुश्किलात से उन्हें एक के बाद एक चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। और हुकूमत तो जाहिर बात है इस तरह के जलसों की इजाज़त नहीं देगी, लेकिन आपको भी अपने रवैयों पर नज़रसानी करनी होगी, उसमें तब्दीली लानी होगी, लचक का मुजाहरा करना होगा। हम यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं। बहुत सारे अहम इश्यूज हैं जिन पर हम ब्रेक से वापस आने के बाद बात करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और सबसे पहले हम ब्रेक से बाद जब वापस आए हैं तो हम ये सोच रहे थे कि क्यों ना वो इशू उठाया जाए जो कि हम सब का इस वक्त मसला बना हुआ है। वो है इंटरनेट की बंदिश, इंटरनेट का बहुत स्लो स्पीड में आना, जिसकी वजह से मुतासिर हो रहे हैं फ्रीलांसर्स और वो तमाम इंडस्ट्री जो कि इससे जुड़ी हुई है। जी, और आम यूज़र जो है वो तो मसाइल का शिकार है ही, लेकिन हम उनकी मसाइल को, उनकी परेशानी को एक तरफ रख देते हैं। चलें, उनको आम जो तस्वीर हैं या वीडियोस हैं या चिट चैट है उसमें मुश्किलात का सामना होगा, लेकिन दूसरी तरफ अगर वो मंजरनामा देखा जाए कि हर दूसरा शख्स ये शिकायत कर रहा है कि इंटरनेट नहीं चल रहा, सोशल मीडिया ऐप तक रसाई मुश्किल हो रही है, और अगर रसाई मिल भी जाए तो इंटरनेट की सुस्तरवी के बायस तस्वीर, दस्तावेज़ात और वीडियोज़ अपलोड करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा और काबिल ज़िक्र नुकसान है वो अरबों डॉलर्स का वो नुकसान है जो कि फ्रीलांसर्स अपनी मेहनत से, अपनी कमाई का ज़रिया उन्होंने बनाया था। उसके लिए कितने सालों की मेहनत लगी हुई है, उसके लिए क्या कुछ उन्होंने किया होगा, वो सारे के ऊपर पानी फेरा जा रहा है इस बंदिश की वजह से। और ये बंदिश भी मुफ्त में नहीं हो रही है, इसके ऊपर $300 मिलियन से ज़ायद का सरमाया लगना है। ने खास तौर पे एक बजट, यानी कि अपना बेड़ा गर्क करने के लिए बड़ी मेहनत की गई है और बड़ा खर्चा हो रहा है, और आप दोहरा नुकसान पहुंचा रहे हैं इस मुल्क की मईशत को भी, और उनके रोजगार में इजाफे का बायस क्या बनना था उसमें मजीद कटौती की जा रही है। बिल्कुल जी, हमारे साथ मेहमान भी हैं, हम उनको भी अपने साथ शामिल गुफ्तगू करेंगे। तुफैल अहमद खान है, CEO पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, सबसे पहले हम बात यहाँ से शुरू करते हैं कि फ्रीलांसर्स भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे फ्रीलांसर्स और अब कितना पाकिस्तान को नुकसान जो उठाना पड़ रहा है इसकी अभी तक कितना हो चुका? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, पाकिस्तानी फ्रीलांसर जो है, पहले तो हमें समझना है कि पाकिस्तान में जो फ्रीलांसर है वो 2.37 मिलियन है, मतलब 23-24 लाख से ज्यादा है। और 2022 से 23 में इन्होंने तकरीबन $350 मिलियन से ज्यादा कमा के दिए। और ये सिर्फ फ्रीलांसर्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि जैसे आईटी कंपनीज हैं जो आईटी एक्सपोर्ट पे आईटी एक्सपोर्ट बढ़ाने का भी ख्वाब देख रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें हमारा एक और एसोसिएशन जो पाशा है वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो पाकिस्तान में जो इंटरनेट, अगर उसकी कनेक्टिविटी का भी इशू होता है या बंद होता है तो उसमें सिर्फ फ्रीलांसर नहीं जो कि 25 लाख हैं, बल्कि आईटी कंपनीज और वो इदारे, वो खवातीन जो कि पाकिस्तान के अंदर रह के शायद व्हाट्सएप पे बिजनेस कर रही थी, वो लोग जो कि कैप्टन के तौर पे अपने मोबाइल का इस्तेमाल करके राइड्स ले रहे थे पाकिस्तान के अंदर, वो सब भी मुतासिर होंगे। तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी से हम जो पाकिस्तान में रेमिटेंस लेकर आ रहे हैं वो भी मुतासिर होगी। तो ये बहुत सारी चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं जो सारे लोग मुतासिर होंगे। और इसके बाद एक जो पिक्चर का पहलू है वो ये है कि हम पूरे पाकिस्तान में रोड शोज कर रहे हैं, लोगों को, जो हमारी 60% से ज्यादा यूथ है उसको कह रहे हैं कि फ्रीलांसिंग की तरफ आओ, नौकरियों की तरफ मत जाओ, डॉलर्स में कमाओ। तो वो लोग देखेंगे कि अगर इंटरनेट बंद होता है तो हम बेरोजगार हो जाएंगे किसी दिन और कोई बैकअप भी नहीं होगा। अभी तक रेवेन्यू को कितना झटका लग चुका, कितना नुकसान अभी तक रिपोर्ट हो चुका है? सर देखिए, अभी रिपोर्ट तो इसमें एक्चुअल फिगर तो नहीं है, बट आप अंदाजा लगा लेंगे अगर एक दिन नेट ब्लॉक एक इदारा है वर्ल्ड बैंक के जो इंडिकेटर्स लेता है उसके मुताबिक, अगर पूरा दिन, जो अभी बंद नहीं है इंटरनेट पूरा, अगर पूरा दिन इंटरनेट बंद होता है तो $50 मिलियन से ज्यादा पाकिस्तान में नुकसान। तो बहुत बड़ा फिगर है। लेकिन तुफैल साहब, ये अभी इसको लगभग तुफैल साहब 1 माह से ज्यादा का अरसा तो हो चुका। क्या फायरवॉल की तनसीब से पहले आपको किसी ने लूप में लिया, मुशावरती अमल का हिस्सा बनाया, और अगर नहीं लिया तो अब जबकि इतना चीज रिपोर्ट हो चुकी है, इतना इस पर बात हो रही है, शोर शराबा हो रहा है, एहतजाज हो रहा है, अभी तक किसी ने राब्ता किया इंफॉर्मेशन आईटी मिनिस्ट्री से?
नहीं, देखिए मेरी आईटी मिनिस्ट्री से बिल्कुल बात हुई थी और जब ये इशू रेज हुआ था डे 1 पे मेरी उनसे बात हुई थी। हमें देखिए रीजन नहीं पता था, टाइमलाइंस नहीं पता थी। टाइमलाइंस अभी आपको पता होगा कि 27 अगस्त की आई थिंक एक टाइमलाइन दी गई है पीटीए की तरफ से कि वो इशू रिजॉल्व होगा। क्योंकि देखिए फ्रीलांसर की एक चीज को समझें आप, उनको मैंने अभी बताया भी था, रोटी, कपड़ा, मकान, रीजंस, टेक्निकल इश्यूज ये नहीं चाहिए। उनको इंटरनेट चाहिए क्योंकि उन्होंने एक क्लाइंट से वादा किया हुआ है अपना प्रोजेक्ट देने के लिए 1 घंटे बाद। ठीक है। उनको एक क्लाइंट यूएसए का मिला हुआ है जो उनको डॉलर्स में पैसे दे रहा है, तो उनको कोई रीजन, उनको कोई गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या लगा रही है, उनको इस चीज से परवाह नहीं है। वो ये कहते हैं हमें रीजन, हमें इंटरनेट स्टेबल दे दें। ठीक है। और वो मुल्क के अंदर रेमिटेंस भी लेकर आ रहे हैं जिसमें हमारा बैंकिंग इकोसिस्टम भी चाह रहा है कि तो मुल्क से बाहर पैसे ना हो। तो इस वक्त जो है रीजंस, टेक्निकल इश्यूज से ज्यादा जो फ्रीलांसर्स आईटी कंपनीज हैं वो ये कह रहे हैं कि इसका बैकअप प्लान, और मैं एक और चीज सजेस्ट करता हूं कि जैसे हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया है, जैसे हमने कोविड के अंदर पूरी विंग्स बनाए थे, सारे इदारे पर प्राइवेट और गवर्नमेंट एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। ठीक तो है। आई थिंक इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए एक ऐसा विंग होना चाहिए आईटी का जो फौरन एक्टिव हो जाए जैसे इंटरनेट का कोई इशू आता है या बंद होता है या बंद करने के लिए कोई अहकामात आते हैं, ताकि वो विंग जो है उसको पता हो कि इस वक्त अच्छा, फ्रीलांस एक की तरफ ये इकोनॉमी जो तुफैल है साहब आपको ये 2030 में क्या रवैया 1.6 लग रहा है, हुकूमत एक्चुअली चाह क्या रही है? एक तरफ तो कहा जा रहा है कि पूरे पाकिस्तान को डिजिटलाइज किया जा रहा है, आईटी के शोबे को तकवीत देने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए एक बड़ा बजट भी मुख्तस किया गया है। गुज़श्ता रोज़ भी मेटा के वफ़द ने मुलाकात की वज़ीर आज़म से, उनको भी फैसिलिटेट करने की हिदायत तो जारी की है। दूसरी तरफ इंटरनेट की बंदिश, क्या चाह रहे हैं? कोई कन्फ्यूजन है, तरजीहात की कुछ समझ आ रही है आपको? जी, बिल्कुल सही बात है। देखें अभी गूगल की टीम भी पाकिस्तान आई थी। गूगल हमारे साथ भी पार्टनरशिप कर चुका है पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन के साथ, और गूगल ने फेडरल एजुकेशन के साथ, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ भी अभी पार्टनरशिप की है। गूगल की पूरी टीम अभी दोबारा इस्लामाबाद आ रही है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि एक तरफ गवर्नमेंट बिल्कुल फैसिलिटेट, आपने बिल्कुल सही कहा, यही गवर्नमेंट है जो हमें सही। फैसिलिटेट कर रही है और हमें माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के जैसे इदारों के साथ बात कर रही है, पेपाल से बात कर रही है और बहुत सारे इदारों से बात कर रही है। बट ये इंटरनेट अभी जो कनेक्टिविटी का इशू है, देखिए इंटरनेट अभी चल रहा है, मैं भी ठीक आपसे है। इंटरनेट के थ्रू ही बात कर रहा हूँ, बट बहुत सी जगह पे इंटरनेट का ऐसा मसला है जो आप अभी बता भी रहे थे अपनी उसमें मेंशन किया आपने कि जी। कनेक्टिविटी, इश्यूज अपलोडिंग, हैं। डाउनलोडिंग का इशू है। जो ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं उनके राइडर्स परेशान है, उनके लिए तो जो बहुत सारे कैप्टन बने मसाइल हुए हैं हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर। अगर हम तो फैल साहब देखें तो हम बैंक से अगर कोई कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कहीं पर हम अपनी ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी इंटरनेट कनेक्टिविटी के इश्यूज हमें दरपेश हैं। अगर हम कहीं पर अपना कोई काम करने जाते हैं इंटरनेट के थ्रू, जो हमने करना है, तो हम वहाँ पर स्टक हो जाते हैं, हम कर नहीं पाते। हमें किसी किस्म की कोई बुकिंग करवानी है, हम नहीं करवा पाते हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे तोफैल अहमद खान, और इस हवाले से हमें बता रहे थे कि 27 अगस्त की डेट गवर्नमेंट की जानिब से जो दी गई है, उम्मीद कि करते हैं अब इंटरनेट की स्पीड जो वो बेहतर हो जाएगी और ये मसाइल जो हैं वो हल किए जाएंगे, हो जाए, क्योंकि एक बड़ा मसला है और ऐसा मुल्क जो कि इकॉनमी में बेहतरी की कोशिशें कर रहा है और उसमें इजाफे की कोशिश कर रहा है, इतना बड़ा लॉस होना ये तशवीश का बायस है। आगे बढ़ते हैं और कुछ गज़ा की बात हो जाए। शायद बिल्कुल, गज़ा में जो आज चल रहा है वो क़यामत सुगरा से कम नहीं है। हर तरफ तबाही के मनाजर हैं। इंसानियत जो है वो इस वक्त तकलीफ़ में है कि किस तरह के मनाजर हम देख रहे हैं। बच्चे खून में लथपथ पड़े हुए हैं और माएँ बिलख रही हैं, माएँ रो रही हैं, तड़प रही हैं अपने जिगरगोशों के लिए, और जिस तरह के मनाजर हम देखते हैं रूह कांप उठती है। लेकिन इंसानियत दिखाने के लिए कोई आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। जी हाँ, मंसूर जाफिर साहब मशरक़ वस्ता के माहिर हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। एंटोनी ब्लिंकन के दौरे से बात का आगाज़ कर लेते हैं। लगता है कि उसकी तमाम तर जो कोशिशें थी वो नाकाम हो गई, इस दौरे को फ्लॉप कहा जाए तो गलत नहीं होगा? देखिए जी, ये तकरीबन जो 11 माह की जंग है, इसमें ये एंटनी ब्लिंकन साहब का मशरक़ वस्ता का और ख़ास तौर पे इसराइल और जो ख़ित्ते के ममालिक हैं उसका ये 9वां दौरा था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, यही सूरत और यही फुर्ती जो है उन्होंने उस वक़्त दिखाई थी, अमरीकी इंतज़ामिया ने उस वक़्त दिखाई जब इस जंग का आगाज़ हुआ था। उस वक़्त उनके मकासद कुछ और थे, इस जंग को बढ़ावा देना था। इसी वजह से इस इलाके में बहरी बेड़े और असला, गोला बारूद, उसकी एक जिसे कहना चाहिए वफ़र मिक़दार में तरसील जो है उसको यकीनी बनाया गया। ठीक अब है। क्योंकि अमेरिका को अपने तकरीबन 2 ढाई माह बाद जो है अब इंतखाबात का मरहला दरपेश है, और इस वक़्त वहाँ पे जो मौजूदा हुकूमत है उसके जो उम्मीदवार हैं, ख़ास तौर पे बाइडेन साहब और उनकी उनकी जो टीम है, उनके पास अपने अवाम को दिखाने के लिए कोई विक्ट्री नहीं है। कोई मिडल ईस्ट में माज़ी में वो कभी अफ़गानिस्तान को
इस नौइयत की, कभी इराक को पेश करते रहे हैं। इस बार उनके पास शोकेस करने के लिए फ़लस्तीन में या फ़लस्तीन को फ़तह करने या इसराइल की यहाँ हमायत के हवाले से कोई चीज़ दिखाने को नहीं है। इसलिए वो इंतहाई परेशान हैं, क्योंकि जिस मकसद के तहत जंग को इतना तूल दिया गया था कि जी हम अपने इसराइल यरगमाली रिहा करवाएगा, हमास का खात्मा करेगा। हमास तो आज भी वहाँ से रॉकेट और गोला बारूद बिल्कुल कर इसराइल रहे हैं। पर दाग रही है। तो और इसी मंसूर तरीके जाफर से साहब, जो यरगमाली है, अगर हम बात करें मुलाकातों की, दावों की, तो अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से भी कहा जा रहा था कि इसका एक ही हल है, वो है जंग बंदी, और इसके लिए वो मुज़ाकरात भी कर रहे हैं या बातचीत भी कर रहे हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं। उनकी इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से भी मुलाकात हुई और इसी के ऊपर जोर दिया जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ बातों की हद तक महदूद है। अमेरिका जो है बहुत बड़ा इत्तेहादी है इजराइल का, इसके बावजूद अभी तक जंग बंदी के लिए कायल नहीं कर पा रहा। अगर ये कहा जाए कि इसराइल दरअसल है ही अमेरिका, इस वक्त अगर अमेरिका जंग बंदी चाहे तो ये बहुत पहले भी हो सकती थी, क्योंकि माजी में ऐसी जितनी भी आलमी फोरम पे होने वाली सीज फायर की कोशिशें, उनको अमेरिका ने ही वीटो करके नाकाम बनाया अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पे। और इस वक्त अगर अमेरिका जंग बंदी चाहता है तो उसे उन्हीं शराइत पर जंग बंदी करनी होगी जो जुलाई में 2 जुलाई को जो बाइडेन साहब ने जो एक प्लान पेश किया था और उस पर हमास ने भी एग्री किया था। और अब एक नई टर्म यूज की जा रही है कि जो ब्रिजिंग एक प्रपोजल थी, उसमें इसराइल अपने मखसूस मकासद ले आया है कि जिसके तहत वो गजा के अंदर अपना वजूद बरकरार रखना चाहता है, और खासतौर पे वो इलाका जो मिस्र की सरहद के साथ, जिसे फिलाडेल्फिया स्क्वायर कहते हैं, वो एक्सेस में अपनी मौजूदगी रखना चाहता है। और अभी रिसेंट रिपोर्ट्स हैं कि इसराइल ने कहा है कि वो 1 साल से पहले इस इलाके से नहीं निकलेगा। और ये एक बोन ऑफ कंटेंशन है कि हमास इस चीज़ को तस्लीम नहीं कर रहा, और इसी वजह से कैदियों की रिहाई और जंगबंदी के जितने मामलात हैं। जाफिर साहब, इस दोहरे रवैये को क्या कहेंगे? क्या ये मुनाफिकत नहीं है कि एक तरफ तो आप मुसलसल हमले कर रहे हैं मासूम फ़लस्तीनियों के ऊपर, दूसरी तरफ आप ढोंग रचा रहे हैं मुज़ाकरात का, और जो मुज़ाकरात हो भी रहे हैं उसके अंदर फ़लस्तीन का कोई किसी किस्म का नुमाइंदा शामिल नहीं है, हमास का कोई नुमाइंदा शामिल नहीं है, कतर के, मिस्र के और इसराइल और अमेरिका के मुज़ाकरात से क्या कोई हल तलाश किया जा सकेगा? देखिए जी, इस वक्त ये तमाम जिम्मेदारी जो है वो अमेरिका पर, इसराइल और अमेरिका पर आयद होती है, क्योंकि इन दोनों के घर से ही जिस अंदाज से डिप्लोमेट्स और सफारतकारों को, मेरी मुराद इस्माइल हनिया साहब को जिस तरह तेहरान में शहीद किया गया, ये बुनियादी तौर पे इस निगोशिएशन प्रोसेस को नाकाम करने ही की एक कोशिश थी कि जो लोग मुज़ाकरात जो सॉफ्ट फेस हैं उन्हें ही इस दुनिया से ख़त्म कर दिया जाए। अब उनके पास सिर्फ और सिर्फ जंगजुओं के साथ बात करने के लिए, वॉरियर्स के साथ बात करने का मौका है, और वो यकीनन इसराइल की, मैं समझता हूँ, सबसे बड़ी अमेरिका की शिकस्त है कि जिस तंजीम को वो दुनिया भर के इदारों से दहशतगर्द करार देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, हर हरबा इस्तेमाल कर रहा है, आज वो के साथ मुज़ाकरात मंसूर जाफर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जिस तरह से वो कह रहे थे कि जिस तरह मुज़ाकरात हो रहे हैं, इनकी कामयाबी अभी तक होती भी नजर नहीं आ रही। और अमेरिका जो सबसे बड़ा इत्तेहादी है जुनैद इजराइल का, अगर हम देखें तो वो कभी असलहा वहाँ पर भिजवा रहे हैं, कभी मुज़ाकरात भरपूर उनकी मदद की जा रही है, उनको जदीद असलहा दिया जा रहा है, अरबों डॉलर इस जंग में झोंके जा रहे हैं, ईंधन का काम किया जा रहा है, दूसरी तरफ ये ढोंग रचाया जा रहा है। वही बात है मंसूर साहब अली कि इनके पास अपने वोटर्स को बेचने के लिए कुछ भी नहीं है, और इसी वजह से सिर्फ ये ढोंग रचा रहे हैं कि हम मुज़ाकरात, भाग दौड़ लगाई हुई है। एंटोनी ब्लिंकन का दौरा भी इसमें मुकम्मल तौर पे नाकाम दिखाई देता है। हम यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। बहुत सारे अहम इश्यूज, मौज़ूआत हमारे साथ मौजूद है जिन पर बात होगी हमारे साथ। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद, सुबह खैर। अपने इशू टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि बहुत ही अहम इशू है बिल्कुल, और मेरे ख्याल में हर माँ की ये ख्वाहिश है कि इस पे बात की जाए। हमारी अपनी बल्कि ये ख्वाहिश थी, हम कोशिश कर रहे थे कि ऐसे किसी गेस्ट को तमाम वालिदैन की, माँ की, बाप की भी ख्वाहिश इस मसले का हल आखिर है क्या कि बच्चे मोबाइल की जान नहीं छोड़ते, तो बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए, ये हर पेरेंट का, हर माँ का, हर बाप का सवाल है। और इसमें किसी हद तक इशाल हमारी अपनी भी कमज़ोरी होती है। समटाइम हम बिज़ी होते हैं, कहीं मसरूफ़ होते हैं, तो अपने बच्चों को बिज़ी रखने के लिए या किसी पब्लिक प्लेस पे होते हैं तो मोबाइल दे देते हैं कि जी चलें कुछ देर तो सुकून मिल जाएगा, लेकिन उसका नतीजा, उसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो बच्चे इतने आदी हो जाते हैं कि उसी को अपनी दुनिया समझ लेते हैं, और जब आप उनको मोबाइल से दूर करने की कोशिश करते हैं तो फिर उसमें गुस्सा आता है, उसमें और बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। स्क्रीन की दुनिया इतनी रंगीन है कि बच्चे उसे छोड़ नहीं पाते हैं, और बच्चों को उनसे दूर रखना कितना मुश्किल है, कितना बड़ा टास्क है ये, और किस तरह से दूर रखा जा सकता है, ये आदत किस तरह से बच्चों की छुड़वाई जा सकती है। इसके लिए हमारे साथ
वक्त हमारी मेहमान मौजूद है, हम उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सादिया वाई, एजुकेशनिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं आप। बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि पेरेंट्स की कमज़ोरी है, पहले हम उनको आदी बनाते हैं, लेकिन फिर उससे वापस किस तरह, उस दुनिया से उनको बाहर खींच के किस तरह से लाया जाए, क्या क्या तरीके हो सकते हैं? बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल है, इसलिए कि इसके आंसर्स इतने ज़्यादा हैं कि यू वुड नॉट कम टू नो कि कौन सा सवाल किसका जवाब दिया जाए। दुरुस्त। सबसे बड़ी बात आपने खुद ही सवाल में कह दी कि ये सारी जिम्मेदारी जो है ये पेरेंट्स की है। पहले वो आदी बना देते हैं और फिर उसको वापस अपनी दुनिया में लेकर आने की कोशिश करते हैं, जो कि तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। एक्चुअली फ़ोन जो सिल्वर स्क्रीन जिसे कहा जाता है या स्क्रीन टाइम आप लोग कहते हैं, उसमें इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है और इतना ज़्यादा वो अपनी तरफ खींचता है, बड़ों को अट्रैक्शन है, बिल्कुल है। तो बच्चे तो बेचारे इतने ज़्यादा इनोसेंट होते हैं दैट दे जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू, तो वो खिंच जाते हैं उसकी तरफ। उनको लगता है कि सबसे खूबसूरत चीज़ है, वो होती भी है, इसमें कोई शक नहीं, बिकॉज यू सी दे कैन डू एनीथिंग ऑन द स्क्रीन। आप उनके हाथ में एक लैपटॉप पकड़ा देते हैं, या चलें अब तो खैर टैब आ गए हैं और आपकी जो पाम है उसके बीच में भी आपका जो फ़ोन होता है, इट गिव्स यू ऑल द नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, बट इट्स नॉट गुड फॉर चिल्ड्रन एट ऑल। ये आपको भी पता है, हमको भी पता है, लेकिन अब ये वो वाली बात है, ये दुनिया है ना जी, इसमें ये 2024 है और इसमें टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत आगे जा चुकी है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी से दूर रहें। आपने देखा होगा अब तो हर स्कूल में उन्होंने बड़े बड़े जो पहले ब्लैक बोर्ड्स होते थे वो वाइट बोर्ड में गए, अब तो खैर वो कुछ और ही बोर्ड बन गए हैं। सो एवरीथिंग इज प्रेजेंट ओवर देयर आल्सो। जब स्क्रीन्स में कन्वर्ट हो गए, जी बिल्कुल, तो जब स्कूल में ही वो हर चीज़ मौजूद है तो कहाँ से आप अपने बच्चे को रोकेंगे? बिल्कुल ऐसे। लेकिन सादिया साहब कोई तो तरीकाकार होगा, हमें रोकना पड़ेगा, क्योंकि आने वाली जनरेशन को हम अगर इस तरफ ले जाएंगे, एक तो आईज उनकी डैमेज हो रही है, दूसरी चीज़ ये हो रही है कि वो बहुत चिड़चिड़े हो रहे हैं, उनके अंदर एग्रेशन आ रहा है। बिल्कुल। और अगर आप फ़ोन उनसे ले रहे हैं, टैब उनसे ले रहे हैं, तो जो एक एग्रेशन बच्चे के अंदर नज़र आ रहा है, वो उसको देखने के बाद माँ बाप जो है वो थोड़े ज़्यादा परेशान होने लगे हैं कि बच्चे को किस तरह से वापस लाया जाए। देखें, सबसे पहले इसमें जो करना होगा वो माँ बाप को ही करना। इसका मतलब ये है कि पेरेंट्स को ऐसे हरबे इस्तेमाल करने होंगे जिससे बच्चा जो है वो स्क्रीन को छोड़ के या फ़ोन को छोड़ के वो माँ बाप की तरफ या गेम्स की तरफ मुतवज्जो हो। और वो क्या क्या हो सकते हैं? वो पेरेंट्स हैव टू डू इट, यू नो। माँ बाप को तो मेरे ख्याल में उस लेवल के ऊपर आना पड़ेगा जो बच्चे की एज है, मेंटल एज एंड फिजिकल एज ऑल्सो, कि आप उनके साथ हर वो चीज़ करने के लिए तैयार हो जाएं जिससे बच्चा राजी होता है, जिसमें गेम्स होंगे, सिर्फ गेम्स। अब लाइक जिस तरह रेस्टोरेंट में है, किसी पब्लिक प्लेस में है, या कोई ऐसी गैदरिंग है, समटाइम बच्चे पेरेंट अपने बच्चों को सिनेमा भी ले जाते हैं। अब वहाँ पे खामोशी का माहौल है, या आप चाह रहे हैं कि आपका बच्चा ऐसा माहौल ना क्रिएट करे जिससे बाकी डिस्टर्ब हो, वहाँ पे फिर क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं बच्चों को एंगेज करने? देखिए, अव्वल तो सिनेमा में मेरे ख्याल में बच्चों को, इतने छोटे बच्चे जो कि आपके यहाँ 3D मूवीज़ हैं, कोई इस तरह की एंटरटेनमेंट है, अगर बच्चों की मूवीज़ हैं फिर तो वो बड़े खुश होंगे उसमें जाके, बहुत राज़ी रहेंगे, यू नो, इफ़ इट इज़ कंसर्निंग चिल्ड्रन। लेकिन अगर बच्चे को अपने साथ माँ बाप लेके चले जाते हैं, पता नहीं वो कौन से वाले हैं, वैसे बहुत ज़्यादा हैं, तो बच्चा जो है वो इतनी बड़ी स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए तो देखेगा, उसके बाद ही डजंट वांट टू सिट ओवर देयर, बिकॉज वो इतने बेचैन रूह होती है कि उसको समझ नहीं आती कि मुझे आपने बांध क्यों दिया है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि पेरेंट्स को ही करना पड़ेगा हर चीज़, बेचारों को ना अपनी ज़िंदगी को एक और जाविये में डालना पड़ेगा। इट्स नॉट पॉसिबल। हमने देखा कि जो गर्मियों की छुट्टियां थी, हमने गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को एंगेज कर दिया, मोबाइल्स के साथ एक मार्जिन दे दिया कि ठीक है स्कूल जब ख़त्म होंगे तो डेफिनेटली ये वापस जो है उस रूटीन में आ जाएंगे। लेकिन हमने देखा रूटीन में आ नहीं पा रहे बच्चे उस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे हैं और हम लोग इस चीज़ से डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब क्या करें? पेरेंट्स वर्किंग पेरेंट्स हैं, जॉब करते हैं, जाते हैं, उन्हें बच्चों को कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी देनी पड़ती है। अब क्या करें? एक्चुअली स्क्रीन से हटाने के लिए पेरेंट्स जॉब करते हैं या नहीं करते, फिर वही वाली बात आ गई ना कि इसका मतलब है कि वालदा अगर जॉब कर रही है तो बच्चे की तो कैटेगरी कहीं और चली गई है, प्रायोरिटी में जॉब आ गया बिकॉज शी हैज़ टू डू दैट। आजकल के जो हालात हैं सबको ही काम करना पड़ रहा है, तो उसमें बच्चा किधर गया? तो फिर प्रायोरिटी आपकी चेंज हो गई ना, क्योंकि इकोनॉमिकली आपको पैसा कमाना है, तो बच्चा तो किसी आया के पास होगा या दादी या नानी के पास होगा। तो डू नॉट एक्सपेक्ट कि वो आपके 8 घंटे जो वालदा घर पर हैं या आपकी मेड है, कुछ भी है, वो बच्चे को वही दे सकेगी मोहब्बत जो एक माँ दे सकती है, कभी नहीं दे सकती। इसलिए बच्चा जी अटैच्ड रहेगा। अगर वो एंगेज हो गया है वो वहाँ से नहीं निकल सकेगा।
हर कुर्बानी के लिए माँ बाप को आगे आना पड़ेगा। मैं तो यही कहूँगी हमें। ये तो सादिया साहबा हो चुका ना, अब बच्चे अंगेज हो चुके, अब बच्चों को वापस रूटीन की तरफ लेकर आना है, क्योंकि उनका स्कूल है, उसके बाद उनकी ट्यूशन ट्यूटर्स हैं, उसके बाद उनका कोई कारी साहब आ रहे हैं या उनको कुरान पाक भी पढ़ना है, उसके बाद उनका सोने का टाइम है। लेकिन बच्चों को जब इसके दौरान फ़ोन नहीं मिल रहा, वो आदी हो चुके हैं, अब तो उनको फ़ोन नहीं मिल रहा, उनको गेमिंग का टाइम नहीं मिल रहा, तो उसके अंदर वो चिड़चिड़े हो रहे हैं। उस सूरत हाल से उनको कैसे वापस लाना है? किसी भी एडिक्शन से किसी भी शख्स को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। छोटे बच्चों को ज़्यादा लगता है क्योंकि वो अटैच हो चुके होते हैं। उनको ये लगता है, जैसे आपने कहा ना, वो चिड़चिड़े हो रहे हैं, वो तो होंगे क्योंकि आप उनकी एक लविंग चीज़ को खींच रहे हैं उनसे। आप उनको वहाँ से कैसे निकाला जाएगा कि आपको ये नहीं हो सकता कि आप उनसे फॉरएवर उसको खींच लें। तो टाइम लिमिट को कम करना शुरू कर दें। तो कितना स्क्रीन टाइम होना चाहिए? नॉट मोर देन 1 आवर, नॉट मोर। बट इफ द चाइल्ड इज देयर फॉर 20 आवर्स और ये 6 घंटे कर रहा है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता कम करें। 6 से 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। एक इज परफेक्टली ओके। आप बच्चे को उससे अलग ना कीजिए, क्योंकि वो एक टेक्नोलॉजी है जिसमें बच्चा सीखता भी है। इट्स नॉट दैट कि वो क्या देखता है, आप बच्चे को सिखाने की उसमें कोशिश करते हैं। लैंग्वेज सीखता है, कार्टून्स देखता है और कार्टून से अच्छी बातें सीखता है, लेसन्स उसको मिलते हैं ज़िंदगी के। और एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा, वो भी आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि क्योंकि बाकी दीगर ममालिक को देखते हुए तब्दील होता जा रहा है, वो टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है। टैब्स जो है अब स्कूल्स में डिमांड किए गए हैं, वो क्रोम बुक्स जो है वो डिमांड की गई हैं कि बच्चों को अब उसके ऊपर लाया जाए। हम किताबों से भी इस तरह से दूर हो रहे हैं, या आप समझते हैं कि ठीक है हम टेक्नोलॉजी के करीब हो रहे हैं, ये अच्छा है? मैं ज़ाती तौर पर जिस स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करती हूँ, उसमें मेरे नज़दीक किताबें बहुत ज़्यादा अहम हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी जगह पर है, चैट जीपीटी ने तो खैर अब मेरे ख्याल में एक आम इंसान को भी अंग्रेज़ी की वो रग़बत सिखा दी है जो उसको पता भी नहीं वो क्या कर रहा है। लिहाजा आजकल का जो बच्चा है उसको किताब हर हाल में सिखानी है। किताब से मोहब्बत, फेस टू फेस, ह्यूमन बींग्स, नॉट रोबोट्स। तो जब हम अपनी मोहब्बतें और अपना वक्त उनको देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो उस तरफ चले जाएंगे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है कि अब तो रोबोट्स छोटे छोटे भी आ गए हैं, उनको आप प्ले करते हैं तो बच्चों को लगता है कि इससे बेहतर तो मेरी माँ से तो बहुत बेहतर रोबोट है, मुझे ये कुछ कहता नहीं है। क्योंकि माँ का रुतबा जो है उसमें लड़ाई काफ़ी ज़्यादा होती है, वो बहुत ज़्यादा डूज एंड डोंट्स है, रोक टोक है, बहुत ज़्यादा ही है रोक टोक, हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, जो कि ज़रूरी भी है। लेकिन मेरे ख्याल में माँ का जो एक फिगर है ना, उसको भी एक ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आजकल के दौर में वो इतनी मॉडर्नाइज्ड होकर भी अपनी औलाद के साथ कैसे कनेक्टेड रहे, ताकि बच्चा जो है एक बहुत खूबसूरत इंसान बने। सिर्फ स्कूल पे, टीचर्स पे रिलाई नहीं कर सकते, आपको खुद ही ये जिम्मेदारी संभालनी होगी और बच्चों को वापस खींच के लाना। खुद भी और असातिज़ा को भी और स्कूल्स को भी इस बारे में ख्याल रखना चाहिए कि वो इतने इन्वॉल्व ना हो जाएं स्क्रीन के ऊपर कि हर चीज़ जो लेटेस्ट दुनिया में हो रही है हम भी वो करें। तो दुनिया तो वैसे भी बहुत आगे जा चुकी है, तो मेंटल थॉट प्रोसेस जो है वो अपने बच्चों का बढ़ाएं। दूसरों को देख के अगर दुनिया को देख कर ही अपने आप को शोखी मारनी है तो व्हाई नॉट द बेस्ट वे। तो अपनी किताब से हम दूर नहीं हो सकते, अपने कुरान पाक से सिखाएं बच्चों को। देयर आर सो मेनी थिंग्स, जैसे अभी आपने कहा कारी साहब आ जाते हैं, कारी साहब का टाइम भी बच्चों के लिए बिल्कुल खुश नहीं होते वो, क्योंकि फिर वही वाली बात है कि क्या रवैया दिया जा रहा है। दुरुस्त। सादिया भाई साहब आपका बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं पेरेंट्स भी इससे कुछ सीख पाए होंगे। और फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है, कुछ ऐसा नेमल बदल दीजिए, कोई ऐसी ऑप्शंस ऑल्टरनेटिव्स दीजिए जिससे कम से कम स्क्रीन टाइम बच्चों का कम हो सके। और अगर ग्रेजुअली आप इस कोशिश को इम्प्लीमेंट करेंगे तो यकीनी तौर पर इसके नतीजे भी बेहतर होंगे। बिल्कुल, जो जिस तरह से हमारे साथ सादिया साहिबा मौजूद थे, उन्होंने कहा कि किताबों से करीब लाने की ज़रूरत है बच्चों को। हम लोग बहुत करीब थे, हम स्टोरीज सुनते थे, स्टोरीज पढ़ते थे, तो अपने बच्चों को भी हमें इसी तरफ लाना होगा, किताबों से मोहब्बत करना सिखानी होगी और उन्हें जो है वो इन चीज़ों से करीब करना होगा। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, बहुत सारे अहम इश्यूज अभी भी बाकी हैं। स्टे विद अस। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और नाजरीन, हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि हम कुछ अहम और भी टॉपिक्स लेकर आपके लिए आएंगे। जी हाँ, बहुत ही दिलचस्प अब टॉपिक है और आप सबका फेवरेट है, मिमिक्री क्या होती है, इस पे बात होने जा रही है। क्योंकि किसी की आवाज़ उसी के लहजे में एक्ट करने को मिमिक्री कहते हैं। मिमिक्री का हुनर बड़ा ही मुनफरिद है और दूसरों के चेहरों पर खुशी भी लाता है। और एक मिमिक्री आर्टिस्ट को बहुत से लोगों की आवाज़ लहजे को कॉपी करने की सलाहियत हासिल होती है। अच्छा, ये बहुत मुश्किल आर्ट है, मतलब आप और मैं अगर ये करना चाहें तो हम कर एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन चाहिए मेरे ख्याल में मिमिक्री आर्टिस्ट को। और ये कितनी मुश्किल है, कितना वक्त लगता है सीखने में। मेरे ख्याल में अपने मेहमान से ही बात कर लेते हैं, उन्हीं का तारुफ करवा देते हैं। शहरोज़ ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं। शहरोज़, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये ख्याल आया कैसे, क्या बचपन से ही नकलें उतारते थे दूसरों की, और ये कितना वक्त लगा आपको फिर इस पे उबूर हासिल करने में? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने
दावत दी। बचपन से शौक था, मिमिक्री का शौक तो बचपन से नहीं था, लेकिन जो शौक था बेसिकली खबरें पढ़ने का, न्यूज़कास्टर बनने का बहुत ज़्यादा शौक था। लेकिन न्यूज़ कास्टिंग से जब हमने सियासतदानों को देखना शुरू किया, जर्नलिस्ट को देखना शुरू किया, तब से शौक शुरू हो गया कि वाकई में अच्छा वो कौन सा पहला की मिमिक्री कर कैरेक्टर था या सियासतदान था जिसको देख के दिल किया कि जी इसकी मिमिक्री की जाए, इसकी नकल उतारी जाए? फैसल जावेद साहब थे, जो कि काफ़ी अच्छे अंदाज में वो बोलते थे, बुलाते थे स्टेज के ऊपर। तो अरशद नदीम पाकिस्तान का फ़ख्र है जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो फैसल जावेद अपने अंदाज में अरशद नदीम को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की पहचान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, अरशद नदीम है आप। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा ये जब आप मिमिक्री करते हैं तो अमूमी तौर पे कुछ ऐसे भी हमारे सियासतदान हैं, कुछ ऐसी शख्सियात भी हैं जो गुस्सा कर जाते हैं, बुरा मना जाते हैं, तो ऐसा भी कुछ एक्सपीरियंस हुआ कभी? और वो कौन सी शख्सियत थी, अगर बता सकें तो वो भी ज़रूर बताइएगा। जी मुझे बिल्कुल हुआ, बुरा तो नहीं, मतलब कि थोड़ा सा नाराज़ हो गए थे मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के लोग, उनकी पार्टी के रहनुमा के आप ना करें, मौलाना साहब एहतराम करिए वो। लेकिन मैंने उनको समझाया और मैंने उनको आपने क्या किया था ऐसा, जरा वो भी करके दिखा दें कि मेरा मकसद लोगों के चेहरों में मुस्कुराहटे बिखेरा। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जुनैद और इरशाद 73 खैर के मुताबिक मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें शाह में दावत दी है, और 73 खैर के तनाजुर में मैं आपका बड़ा ममनून हूँ कि आपने मेरी सबको यादगार बना। मज़ेदार, ज़बरदस्त। अच्छा अब इंशाल्लाह आप भी कुछ किसी की मिमिक्री करवाना चाहें अगर? शरोज, अगर आपको जुनैद की मिमिक्री करना हो तो अभी बहुत कम वक्त हुआ है, अभी आप देखने के बाद फौरन क्या आप कॉपी कर सकते हैं इनको? जी बिल्कुल कॉपी हो सकता है। आज अगर मेरी जुनैद साहब से पहली बार मुलाकात हुई है तो ये मैं क्लिप देखूंगा, जुनैद साहब को ऑब्जर्व करना शुरू करूंगा। थोड़ा तो टाइम लगेगा ना आपको सीखने में। ये है कि शहबाज शरीफ साहब अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर, जी जरूर, जी टाइम लगेगा जुनैद साहब। आप चले, शुक्र है मेरी जान छोड़ गई है जो इंशाल्लाह कोशिश की थी इंशाल्लाह। चले ठीक है। अच्छा शहबाज शरीफ साहब, अच्छा शहबाज शरीफ साहब की अगर बात की जाए ना तो जी शहबाज शरीफ साहब इसको पसंद करते हैं। देखिए उन्होंने शफात भाई को, हमारे बड़े ही सीनियर मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, उनको अप्रिशिएट किया। इशाल बेटी और जुनैद बेटे, मैं आपका बड़ा ममनून हूँ कि अल्लाह ताला के फज़ल करम से आपने जिस अंदाज में पाकिस्तान मॉर्निंग शो स्टार्ट किया, और खुदा की कसम इशाल बेटी और जुनैद बेटे, मेरा आपसे वादा है कि मैंने आपके पीसीआर से लेके स्टूडियो तक फ्लाईओवर तामीर ना करवाया तो मेरा नाम भी शहबाज शरीफ नहीं। बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा अब हम ज़रा अपने पेटी भाइयों की तरफ भी आ जाते हैं। चले फरमाइश आ रही है ज़रा हमारे पैनल से, जरदारी साहब को भी लगे, तो बताइए किस तरह बोलते हैं वो? देखिए इशाल और जुनैद, बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें दावत दी और हमारा मकसद यही था कि आपके चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरी जाए, और मैं पाकिस्तान का प्रेसिडेंट हूँ, आपको दावत देता हूँ इस्लामाबाद आइए। इस तरह हंसते जरदारी साहब। अच्छा ऐसी मिमिक्री करेंगे तो वो वाकई गुस्सा कर जाते होंगे यकीनी तौर पे। ठीक है। अच्छा एक और, इससे पहले कि हम पसंद किया जाता है, नहीं करना तो नहीं चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन इट्स टू फनी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अच्छा जरा यूसुफ रजा गिलानी साहब की भी करके दिखाइए, क्योंकि वो बहुत ही मुनफरिद अंदाज है उनका भी। जुनैद और इरशाद बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक भुट्टो साहब का ताल्लुक है तो हमारा जो मकसद यही है कि अब पार्लियामेंट और सेनेट के ऊपर ये बात की जाए, और मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका भी। फारूक सत्तार साहब की भी थोड़ी सी। अच्छा फारूक सत्तार साहब की मिमिक्री में देखिए एक होता है शख्सियत बात कर रही है, अब फारूक सत्तार साहब का जो होता है ना बॉडी लैंग्वेज वो हिलती है। अरे जुनैद बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें दावत दी, अगर खबरदार कामरान टेसोरी को एमक्यूएम से फारग करवाया, अगर कामरान टेसोरी को एमक्यूएम से हटाने की कोशिश की तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। वो उस तरह बोलते हैं, वो हिलते बोलते हैं, वो बॉडी उनकी वो बॉडी भी साथ साथ बातें कर रही है। अच्छा अलमशहूर शेख रशीद साहब भी बातें कर रहे हैं, उनका होता है जस्टिस होता है। शेख रशीद साहब को हम भूल नहीं सकते सियासतदानों में, फिर उनका भी। जनाब जुनैद, मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने, लेकिन मैं आपकी पहले तारीफ करना चाहूंगा कि खुदा की कसम जुनैद आप आज पिंडी बॉय लग रहे हैं। माफी दे दें, कुछ भी बना दे, पिंडी बॉय नहीं बनाना। अच्छा जी, सिद्धू साहब की फरमाइश हो रही है, नवजोत सिंह सिद्धू साहब। जी सर।
ओ गुरु खोजा शुरू, गुरु अपनी सुख को यादगार बना जा, ओ गुरु अपनी सुख को यादगार बना जा, तो फौरन जुनैद और इशाल के शो पे आ जा, ठोको ताली। अच्छा मेरे ख्याल में इशाल अब जरा हम अपने पेटी भाइयों की तरफ आ जाते हैं। कुछ साहबी भी बड़े दिलचस्प अंदाज में बोलते हैं। एंकर बनने का शौक भी था। बिल्कुल बिल्कुल हसन निसार साहब का कर रहे हैं, एंकर बनने का शौक भी था। एंकर में बड़े अच्छे हमारे नाम है बड़े। तो सुहेल भाई साहब, लेकिन पहले अगर हम बात करें डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, जी जी जी, एक बड़ा नाम है पाकिस्तान में सहाफत का। और देखिए बात ये है कि मशरिक़ वस्ता में जो सूरत हाल जा रही है, और खबर ये है कि गरनाता से लेके मशरिक़ वस्ता की तमाम साहिली पट्टी पर आज जो एक मैं तज़िया पेश करूंगा उसके हवाले से हमारे पास एक बहुत बड़े ज़राए आने वाले हैं, और मैं डॉक्टर शाहिद मसूद आपका बहुत ममनून हूं। और रऊफ क्लासरा साहब जी, देखिए जुनैद बात ये सारे मियाँ साहब बात करें ना करें बात तो वही है कि ज़्यादा मामला चल रहा है। मियाँ साहब को पता है कि अब मियाँ साहब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर बन चुके हैं, और मियाँ साहब मुस्लिम लीग नून के इजलास बुलाए जा रहे, तो मियाँ साहब को चाहिए कि वो अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग करे तमाम तरह हालात वाक़यात को लेते हुए। मियाँ साहब को चाहिए कि वो शहबाज शरीफ का साथ दे। शुक्रिया। अच्छा ये दो साफे मैं लाजमी चाहूंगा, मुझे आगे बढ़ने का कहा जा रहा है, लेकिन कामरान खान साहब और जावेद चौधरी साहब, इन दोनों की एक एक करके। जावेद चौधरी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद चौधरी। नाज़रीन, आज से 70 साल पहले न्यूयॉर्क के गांव लक्ष्मी चौक में एक बच्चा हुआ करता था। नाज़रीन, बच्चे की 4 टांगे थी। अच्छा, उसके बाद आपने नाम लिया कामरान खान साहब का, लेकिन कामरान खान साहब तो करेक्टर है, मैं वो भी फरमाइश, लेकिन मैं एक विषय है जो मैं स्पेशल तैयार किया, आमिर ज़िया साहब, मैं स्पेशल वो करेक्टर तैयार करके हूँ स्पेशली पाकिस्तान मॉर्निंग के लिए। ठीक है। देखिए जुनैद, बात तो ये है कि जहाँ तक देखिए मामला जी चल रहे हैं, मुझे लगता है ये कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब पार्टी को मुतहरिक करेंगे, लेकिन कराची की बात की जाए तो कराची में MQ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके ऊपर बात पहले से कर चुकी है। तो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने आज बुलाया, और ये मुझे लगता है सियासी इस्तेहकाम बढ़ेगा। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। शरोज छा गए आप। अब आप भी कोई फरमाइश कर दीजिए। आप इस तरफ आए, या फिर ये खुद ब खुद आपके अंदर खुदादाद सलाहियतें थी जो इस तरफ आपको ले आई? जी, बेसिकली ये शुरू में जिक्र भी हुआ कि कीन ऑब्जर्वेशन का सारा कमाल होता है, रुझान होता है। देखिए मेरा मकसद होता है, एक तो सियासतदान देखें बोलते हैं, मैं काफी गौर से कॉपी करता हूँ। आज मैं एक बड़ी खास आपको बात बताऊंगा, आपके लिए एक समझे कि नई खबर आपको दूंगा कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब हैं, ये 2 घड़ियां पहनते हैं। हाँ, अच्छा, बिल्कुल मैंने ये 2 घड़ियां पहनते हैं ख्वाजा, एक स्मार्ट वॉच होती है और एक दूसरी रेगुलर। 2 रिंग्स पहनते हैं। देखिए जी बिल्कुल। देखिए, और दूसरा देखिए, चाय तो हर कोई पीता है, लेकिन क्या नवाज शरीफ साहब चाय कैसे पीते हैं, शहबाज शरीफ साहब चाय कैसे पीते हैं, मेरे लिए बतौर मिमिक्री आर्टिस्ट ये बहुत जरूरी होता है। और करेक्टर को निभाने से मुराद के अब जैसे रऊफ क्लासरा साहब काफी तेज इनका एक्सेंट है, फिर इनके बहुत से वोकल्स मिलते जुलते हैं। अब जैसे मजहर अब्बास साहब हैं, जर्नलिस्ट हैं बहुत बड़े पाकिस्तान के, अब उनका होता है कि मेरा जब इनसे उनके गले की टोन को पकड़ता हूँ तो मुझे अपना गले को दबाना पड़ता है। मिसाल में आपको अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं मजहर अब्बास साहब को बन के दिखाऊं। जी जरूर जरूर। जी जी। देखिए जुनैद, बात तो ये कि जहाँ तक ये मामला जो हो रहे हैं, और ये जो एक MQM तो ये चाहती है कि कामरान बिसोरी साहब को गवर्नर सिंध बनाया जाए, तो गले को काफी तक खींचना पड़ता है। सबसे होता है शहबाज मतलब हम साथ में वो पिक्चर्स भी चला रहे हैं ना, तो आवाज तो है, एक लम्हे के लिए लगता है कि वही बोल रहे हैं। जी 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 बिल्कुल सर। अच्छा फरमाइश एक और आई है जी पैनल से, होता है कि अच्छा कैरेक्टर निभाया, नवाज शरीफ साहब की मिमिक्री भी चाहिए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल जी। नवाज शरीफ साहब की भी अच्छा, नवाज शरीफ साहब में देखिए, ये उनकी हैंड ये होती है नवाज शरीफ साहब की, ये उनकी पोजीशन होती है। मेरे रीज़न वतनो, अल्लाह ताला के फजल करम से मैं पूरी कौम से पूछना चाहता हूँ कि यार जुनैद मुझे क्यों निकाला। मैं आज भी पूछना चाहता हूँ कि मुझे क्यों निकाला। सही है जबरदस्त जबरदस्त। जी इशाल कुछ पूछना चाहिए, कोई क्रिकेटर कोई हमारे, उसके अलावा एक्टर है हमारे शान शाहिद हैं, किसी खातून की कभी आपने बिल्कुल बिल्कुल, सरफराज अहमद पाकिस्तान का फखर।
जी जी, मैं खातून में भी आता हूँ। सरफराज अहमद पाकिस्तान से, अरशद नदीम पाकिस्तान का वगैरह है, सरफराज ने भी पाकिस्तान का परचम पूरी दुनिया में पाकिस्तान का बुलंद किया। तो उनसे पूछा जाता है, रमीज राजा पूछ रहे सरफराज से, सरफराज बहुत बहुत मुबारक हो, आपने आज चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए रमीज भाई, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करिएगा, बॉल बॉल विकेट लेके जाना है। लेकिन जो शाहिद भाई ने गेम पे बताया था, माधव शी में बाबल आजी में बॉलशिप ले ले, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि मुझे टीम से पता नहीं क्यों बाल किया, मैं टेस्ट मैच नहीं खिला ले, लेकिन अभी फोकस इंशाल्लाह ये कि बैटिंग पे अच्छी फोकस किया जाए, आगे इंशाल्लाह चैंपियन ट्रॉफी आ रही है तो फिर इंशाल्लाह ताला बाबल की क़यादत में, सॉरी मेरी क़यादत में इंशाल्लाह ताला फिर से चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान जीतेगा। थैंक यू। अच्छा, वो इशाल का सवाल किसी खातून की मिमिक्री की है और एक और फरमाइश भी आ रही है, वो मैं बताऊंगा नहीं, पहले ये बताइए। जी, खवातीन की मिमिक्री की है, लेकिन जिन खातून की मैं मिमिक्री करता था वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर गई हैं। अच्छा। डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा, बहुत अच्छा कैरेक्टर था, बहुत अच्छी खातून, मैं एजुकेशन के वाले से बड़ा अच्छा काम किया और मैं उनका अप्रिशिएट भी करता हूँ, लेकिन वो सियासत से किनारा कश हो गई हैं। लेकिन जब वो एक्टिव थी अपनी पॉलिटिकल सरगर्मियों में तो मैं बहुत ज़्यादा वो करता था। आप डॉक्टर शीरी मजारी से, इशाल मैं तुम्हारा बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, आज मुझे अपने शो में बुलाया और मैं ये कहूँगी बहुत अच्छे लग रहे दोनों। अब वो गेटअप के साथ काफी मजा आता है उनका कैरेक्टर करने में। अच्छा, जब इंसान का कोई गेटअप हुआ तो पॉलिटिकल मिमिक्री में या कोई भी कैरेक्टर मिमिक्री में, जी जी बिल्कुल, गेटअप देखिए, गेटअप बहुत जरूरी है। देखिए गेटअप ही असल गेटअप ही देखिए असल मिमिक्री की जान है। अगर आपका गेटअप नहीं है तो बिल्कुल भी, आप आवाज से तो आप बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप गेटअप में करेंगे तो बिल्कुल फर्क नहीं होगा कि वाकई वो शख्सियत खड़ी भी है। फिर इसमें सारा कमाल गेटअप आर्टिस्ट का भी होता है जो प्रॉपर में गेटअप करता है। ये सामान बहुत महंगा मिलता है, जो सामान लगाया ये तैयार होता है, जर्मनी से मंगवाया जाता है सामान स्पेशली गेटअप्स के लिए। अच्छा, और ये भी पूरी सबसे आपकी फेवरेट मिमिक्री जिसकी आप करते हैं और आपको लगता हो कि बिल्कुल ये एक्यूरेट है, करीब करीब है? सबसे जो मुझे शहबाज शरीफ साहब मैंने आपको करके दिखाया, ठीक है। अच्छा। उसके अलावा हमारे शान शाहिद एक बड़े अच्छे बड़ा नाम पाकिस्तान का एक्टर में, आपने परिज़ाद ड्रामा देखा होगा, उसमें एक सेठ शहबाज कैरेक्टर था। सेठ शहबाज परिज़ाद ड्रामे में शहजाद नवाज साहब, वो काफी, अब वो इसमें बोलते हैं शहजाद नवाज साहब, जुनैद बहुत शुक्रिया, आपने आज मुझे राबता होती है और आपका प्रोग्राम पाकिस्तान मॉर्निंग क्या कमाल का शो है, और मैं सबको ये सजेस्ट करूँगा कि देखिए प्रोग्राम पाकिस्तान मॉर्निंग जुनैद और इशाल के साथ सिर्फ एक न्यूज़ पर। शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त जी। शहरोज ताहिर, इसी तरह से मिमिक्री करते रहिए और अपना नाम बनाते रहिए, और उम्मीद करते हैं कि हमारे सियासतदान हो या जो भी शख्सियत जिसकी मिमिक्री की जा रही है वो बुरा नहीं मनाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ मजाक के लिए, ये मजाक के लिए है, हंसाने के लिए है। आप इसी तरह लोगों की जिंदगियों में हंसी। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ पाकिस्तान मॉर्निंग में मौजूद थे। अच्छा, जिस तरह से जुनैद बात भी हो रही थी ना कि मिमिक्री करना में इतना आसान नहीं है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा मुश्किल आर्ट है, फिर उसके ऊपर गेटअप करना और गेटअप करके उस चीज़ को फील करना और उस किरदार को निभाना बड़ा, ये बहुत ज़बरदस्त आर्ट है। कुछ बात हो जाए अब मैच की। पहला जो टेस्ट मैच है रावलपिंडी में पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान जारी है। कौमी टीम की जानिब से नाज़रीन दिल धड़काने वाली परफॉर्मेंस पेश की जा रही है। शुरू में तो लगा था कि हम डर गए थे कि जो एक एक करके विकेटें गिर रही हैं कहीं पाकिस्तान के हाथ से मैच चला ना जाए, लेकिन कामयाबी उस वक्त मिली जब अब्दुल्ला शफीक 2 रन पर उन्हें चलता किया गया। तो उसके बाद कप्तान शान मसूद भी सिर्फ 6 पर और बाबर आजम बगैर रन बनाए आउट हो गए थे, तो दिल की धड़कनें एक बार तेज हो गई। बिल्कुल, और 16 रन पर 3 विकेटें गंवाकर पाकिस्तानी टीम मुश्किल से 2-4 थी। तब ये लगा था कि मैच हाथ से गया, लेकिन साइम अयूब और सऊद शकील ने जिम्मेदाराना बैटिंग करते हुए 98 रन की जो शराकतदारी कायम की। उसके बाद लगा कि नहीं, अभी हम मैच जीत सकते हैं और निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की। खाने के वक्फे के बाद 56 रन पर साइम भी हिम्मत हार चुके थे। सऊद शकील का साथ देने मोहम्मद रिजवान आए, लेकिन 158 रन और 4 विकेटों के नुकसान पर पहले दिन का इख्तिताम हुआ था। और उसके बाद जो अगला, जी हाँ, फिर दूसरे कौमी टीम ने दूसरे रोज़ जारहाना खेल पेश किया और 448 रन पर 6 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स को डिक्लेयर किया गया है। सैयद याया हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। याया भाई, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जिस तरह से हम बात कर रहे थे, शुरू में तो डर गए थे पाकिस्तानी शायकीन, लेकिन फिर जिस तरह से संभाला दिया है, और अगर हम जिक्र ना करें रिजवान की परफॉर्मेंस का, अनस्टॉपेबल फोर्स कहा जा रहा है उन्हें, चेयरमैन पीसीबी की तरफ से भी पूरी पाकिस्तान की कौम की तरफ से उनकी परफॉर्मेंस को सराहा जा रहा है। लगता है कि ग्रिप मजबूत हो चुकी है अब इस मैच पे पाकिस्तान की? जुनैद, कोई शक नहीं है इसमें, जिस तरह आपने रिजवान की बल्लेबाजी की तारीफ की, 171 नॉट आउट और 448 फॉर 6 पाकिस्तान ने इनिंग डिक्लेयर की,
और 141 रन स्कोर किए। सऊद शकील ने एज वाइस कैप्टन, उनका ये पहला मैच था, 5वें विकेट पर दोनों के दरमियान 240 रन की शराकत हुई। अच्छी पाकिस्तान की शुरुआत है बांग्लादेश के खिलाफ इस पहले टेस्ट मैच में, जब पाकिस्तान की टीम 16 रन पर अपनी 3 विकेटों से महरूम हो चुकी थी। रिजवान के लिए इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच था, क्योंकि न्यूयॉर्क में पाकिस्तान की टीम एक जीता हुआ मैच भारत से हार गई थी और उसमें एक लूज शॉट खेले थे रिजवान, और उसके बाद ये मैच उनके लिए अहमियत का हामिल। उन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली, टेस्ट क्रिकेट में अपनी 3री सेंचुरी स्कोर की। सऊद शकील ने फास्टेस्ट 1000 रन किए टेस्ट क्रिकेट में, उन्होंने भी अपनी 3री सेंचुरी स्कोर की। एज ए वाइस कैप्टन उन्होंने जिम्मेदारी को अपने कंधों के ऊपर लिया, अच्छी बात है। लेकिन ये जो जुनैद आपने बात की है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी की, देखिए बात दरअसल ये है कि बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए, पीठ को थपथपाना चाहिए, लेकिन हर कारकर्दगी के ऊपर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का बयान, हर चीज के ऊपर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का सामने आना, ये मेरे लिए थोड़ी सी अजीब सी बात है। अच्छा, देखिए ग्राउंड में टीम खेल रही है, बॉलर 5 विकेट भी लेंगे, 10 विकेट भी लेंगे, टीम में जीतेगी भी, हारेगी भी, अच्छी परफॉर्मेंस भी होगी, खराब परफॉर्मेंस भी होगी। ठीक है, कल सैयद मोहसिन रजा या भाई आपको लग रहा है कि कुछ सिग्नल्स दिए जाते हैं इस तरह की तारीफ से, या स्पेसिफिकली किसी के बारे में राय देकर? देखिए एडमिनिस्ट्रेशन और क्रिकेट फील्ड दो अलग अलग चीजें हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल टीम के खिलाड़ियों के साथ मिलना चाहिए, उनके साथ गुफ्तगू शनीद करनी चाहिए, लेकिन हर वक्त अगर आप इस तरह आकर तारीफ करेंगे, तौसीफ करेंगे, तो फिर बात उलझेगी। इसका मतलब ये है कि कुछ आपके अंदर फेयर है, आप अपनी कारकर्दगी को छुपाने के लिए दूसरों की या फिर वो अपने टेस्ट स्क्वाड को भी टेस्ट स्क्वाड के ऊपर भी बात हो रही थी ना, जिस तरह से तरतीब दिया गया, तो शायद वो उसको ओवरकम करने के लिए भी आए हैं सामने, डिफेंड करने के लिए सामने आए हैं कि उनका बनाया हुआ जो स्क्वाड है, उनके चुने हुए जो खिलाड़ी हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, या उसको इस तरह से भी लिया जा सकता है। मैं यही बात कर रहा था जो आपने बीच में सवाल किया, कि देखिए बात दरअसल ये है कि टीम का काम ग्राउंड में खेलना है, ये बेस्ट पाकिस्तान की टीम है, बेस्ट परफॉर्मेंस इन्होंने देनी है। अब अगर आप बांग्लादेश के खिलाफ भी कारकर्दगी नहीं दिखाएंगे तो किसके खिलाफ आप कारकर्दगी दिखाएंगे? अब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड आए, मैच उन्होंने देखा, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, लेकिन हर बार आकर उनको खिलाड़ियों को जो है वो पॉइंट आउट करना कि जी आपने बहुत अच्छा खेला है, हर चीज के ऊपर आपको लगता है कि हर चीज पे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का बोलना बनता है। उनके अपने चैलेंजेस हैं, पहले वो अपने काम कर रहे हैं, उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। वो वजीर दाखिला भी हैं, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी हैं, सेनेटर भी है, अब एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह भी बनने जा रहे हैं। आप मुझे खुद बताइए कि आप इस तरह छोटी छोटी चीजों के ऊपर, एक एक परफॉर्मेंस के ऊपर अच्छा या भाई, अगर हम बाबर आजम की परफॉर्मेंस की बात कर लें, खाता खोले बगैर एक बार नहीं, गुज़श्ता कुछ अरसे से उनका ट्रैक रिकॉर्ड यही चल रहा है, क्या वजह है? खुल के खेल नहीं पा रहे? अगर बांग्लादेश के खिलाफ परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे तो फिर आगे तो इससे भी मुश्किल मैचेस आने जा रहे हैं। नहीं जुनैद, अभी आपको मैं कहूँगा थोड़ा जल्दी कर रहे हैं आप। बाबर आजम पहली मरतबा पाकिस्तान में 0 पर आउट हुए, और बाबर आजम बहरहाल उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, उन्होंने परफॉर्म भी किया है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अगर खिलाड़ी अकाउंट ओपन किए बगैर आउट हो जाए तो 0 पर आउट है, अगर 99 पर आउट हो जाए तो सेंचुरी से 1 रन पीछे, ये खेल में चलती रहती है। तो अभी एक परफॉर्मेंस के ऊपर बाबर आजम को आप अगर कटहरे में खड़ा करेंगे तो मेरा ख्याल थोड़ा जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर हम खिलाड़ियों की ओवरऑल परफॉर्मेंस को देख लें तो हम बार बार ये बात कर रहे थे कि होम ग्राउंड का बड़ा एज हासिल होगा, फिर बंगला टीम बहुत कमज़ोर है, उसके मुकाबले में अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो आप मुतमईन हैं इस परफॉर्मेंस से? हाँ, ये आपका अच्छा सवाल है कि पाकिस्तान टीम को कल जब पाकिस्तान ने 448 for 6 पर अपनी पहली इनिंग डिक्लेयर की तो हमको 12 ओवर में 1-2 विकेटें जरूर बांग्लादेश की हासिल करना चाहिए थी, जो हम हासिल नहीं कर सके। और अब सवाल ये भी हो रहा है कि क्या हमने जो 4 फास्ट बॉलर के साथ मैच में उतरने का फैसला किया है, बगैर स्पिनर के खेलने का तजुर्बा किया है, क्या ये ठीक है? तो ये सवाल अपनी जगह मौजूद है, लेकिन आज का खेल इसका बेहतर जवाब दे सकेगा। कल के 2 दिन के खेल के हवाले से अगर आप बात करेंगे, बल्लेबाजों ने अपनी जिम्मेदारी अदा की है, बट अब बारी बॉलर्स की है। लेकिन या भाई, आपको लगता है नफसियाती बर्तरी तो पाकिस्तान को हासिल हो गई अभी तक के खेल से? देखिए नफसियाती बर्तरी तो हासिल है आपको, लेकिन वो जो आपने एडवांटेज लिया था 448 for 6, 16 पे 3 आउट थे आपके, उसके बाद आपने 448 से 6 विकेट पर इनिंग डिक्लेयर की। उसके बाद जो 12 ओवर बांग्लादेश के बैट्समैन बिना किसी नुकसान के 27 रन बना गए, उन्होंने अपने मसल शो कर दिए। उन्होंने ये बता दिया कि जी हौसला हम में भी है, उन्होंने बता दिया कि जी हम भी इतने कमजोर नहीं है, उन्होंने ये बता दिया कि अगर आपके पास शाहीन है, नसीम है, आपके पास मोहम्मद अली है, आपके पास शहजाद है, तो हम भी बल्लेबाजी करना जानते हैं, हम भी हथियार इस तरह फेंकेंगे नहीं, हम भी आपसे मुकाबला करने के लिए आए।
तो यही सब पहले इस पिच की बात हो रही थी कि ये फास्ट बॉलर्स के लिए बड़ी अच्छी पिच है और बैटिंग के लिए उतनी मौजू नहीं है जितनी फास्ट बॉलर्स के लिए ये अच्छी पिच है। अब अगर हम देखें तो जब बॉलिंग में हम उतरते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस इससे ज़्यादा अच्छी हो सकती है, हमारे बॉलर्स अपनी कारकर्दगी दिखा सकते हैं। बिल्कुल आपका सवाल बजा है कि हम बात कर रहे थे कि इस पिच के ऊपर घास है, ये फास्ट बॉलर फ्रेंडली पिच है, लेकिन आपने देखा कि पहले दिन जब टॉस जीतकर बांग्लादेश की टीम ने फील्डिंग का फैसला किया तो उन्होंने हमारी 3 विकेटें जल्दी हासिल कर दी। लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता रहा, पिच के ऊपर मैच होता रहा, पिच आसान होती चली गई। अब अगर आप बात कर रही हैं तो कल जो हमारे बॉलर्स ने 12 ओवर डाले हैं उसमें हमें पिच के अंदर कुछ इतना ज्यादा वेयर एंड टेयर नजर नहीं आया, कुछ बॉलर्स के लिए इतनी ज्यादा जान दिखाई दी नहीं। तो इस पिच के ऊपर हमारे बॉलर्स को कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना होगा। इस पिच के ऊपर हमारे बॉलर्स को अपना जो 100% है उससे बढ़कर देना होगा, तभी हम बांग्लादेश को चैलेंज कर सकते हैं। बॉलर्स को अपना जादू जगाना होगा और बैटर्स ने अपना हक अदा कर दिया है। बहुत शुक्रिया, सैयद याह्या हुसैनी हमारे साथ मौजूद थे और तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान पहले टेस्ट में ही नहीं अगले टेस्ट के अंदर भी कामयाबी अपने नाम करेगा और इसी तरह से जमकर खेलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक ब्रेक ले लेते हैं, स्टे विद अस। आज एक बार फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उनके नाम से कौन वाकिफ नहीं है, बच्चे बड़े सभी उन्हीं के फ़ैन हैं और उन्होंने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया इशाल, और वो रिकॉर्ड है यूट्यूब पे अपना चैनल जैसे इन्होंने बनाया उसके बाद आवाम जिस तरह से उमड़ आई है। 17 घंटों में तकरीबन 1.5 करोड़ सब्सक्राइबर हो गए हैं और ये वो सब्सक्राइबर जिसको यूट्यूबर अमूमी तौर पर मिन्नतें तरले कर रहे होते हैं कि जी हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो ये कोई ख्वाब नहीं है, हकीकत है कि स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने खेल के मैदान के बाद अब यूट्यूब पर भी अपनी धाक बिठा दी है। बिल्कुल जी, अपना लोहा मनवा लिया है उन्होंने। और ये किस तरह से मुमकिन हो पाया, किस तरह से उन्होंने इतनी जल्दी इतने सब्सक्राइबर हासिल किए, ये हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नूर फातिमा, डिजिटल एक्सपर्ट है। बहुत शुक्रिया नूर, आपको वेलकम। थैंक यू। मुझे तो ये सेकंड होम लगने लग गया, इट्स मोर लाइक होम। नहीं, आपको तो हम ये पूरा एहसास दिलाएंगे, आपका अपना घर है, इतनी बार आपको तंग करेंगे। लेकिन अभी ये बात हो रही है रोनाल्डो की। बिल्कुल भाई, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पाकिस्तान मॉर्निंग में थैंक यू आप लोगों ने मुझे रोनाल्डो के बारे में बात करने का मौका दिया। ह्यूज फैन, और जितनी एक्साइटेड मैं उनका यूट्यूब चैनल देखकर हूँ, दैट इज लाइक फिर हमने बिल्कुल सही गेस बुलाया। बिल्कुल सही गेस। जिस तरह से नूर आपकी अपनी फील्ड ये है, आप डिजिटल एक्सपर्ट हैं और आपको भी हैरानगी हुई होगी कि इतनी क्या कुछ पापड़ बेलने पड़ते हैं यूट्यूबर्स को। इट वाज अमेजिंग, बहुत मेहनत लगती है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग सब्सक्राइबर्स, और जो एक आपकी लॉयल फैन बेस होती है उसको गेन करना बहुत मुश्किल होता है। बट इन्होंने वो करके दिखा दिया है जो मतलब इतनी आसानी से वर्ल्ड रिकॉर्ड बने, कोई मसला ही कोई नहीं था। चिल सीन करके उन्होंने ये किया है। आप पीछे टच पे भी देख सकते हैं, उनका यूट्यूब चैनल खुला। हम चाहेंगे कि आप नूर अगर आप आके दिखा दें और थोड़ा सा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताइए कि चैनल बना कब, फिर एकदम से किस तरह से ये सारा कारनामा सर अंजाम दिया, जरा टच करके और स्क्रीन की मदद से हमारे नाज़रीन को बताइए। अगर दिखाएं हम आपको, अगर ये दिखाएं तो ये देख सकते हैं आप इस टाइम कि किस तरह से ये पूरा इनका यूट्यूब चैनल बना हुआ है। यहाँ पर आप इनके सब्सक्राइबर्स देख सकते हैं, 29.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, 19 वीडियोस हैं और इनका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, इट्स UR क्रिस्टियानो के नाम से इन्होंने बनाया। और अगर आप इसकी पूरी फीड देखें और आप जाकर देखेंगे किस तरह। अच्छा, ये 29.4 मिलियन, इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट 2 करोड़ तो हो चुके हैं। जी बिल्कुल। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें जस्ट आप इनको आपकी इनकी फैमिली नज़र आ रही है, इनके बेटे के भी साथ चीज़ें हैं। तो दिस इज़ मोर ऑफ अ फैमिली स्पेस। अच्छा नूर, ये 1 डे एगो सारी वीडियोस हमें नज़र आ रही हैं। बिल्कुल, इनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन आप फिर भी देखें बहुत इंटरेस्टिंगली यहाँ पर 23 मिलियन है, यहाँ पे 7.9 मिलियन है। अगर मैं आपको प्रॉपर्ली मार्क करके दिखाऊं तो एक बहुत ज़्यादा फ़ैन बेस है जिन्होंने ये काम देखा है, इनको फॉलो कर रहे हैं। ये देखिए 29.8। अच्छा नूर, इस पे ज्यादातर कंटेंट क्या है? क्या अपनी पर्सनल लाइफ की वीडियोस हैं, फैमिली की है, या इनके मैचेस के शॉर्ट्स हैं? इट इज मोर ऑफ पर्सनल लाइफ, इट इज मोर अबाउट फैमिली। आप ये देख सकते हैं। अच्छा। यहाँ पर शॉर्ट्स हैं, वीडियोस हैं, इट्स मोर ऑफ एन इनसाइट टुवर्ड्स हिज फैमिली। कंटेंट नया है, ये नहीं है कि उनकी सिर्फ मैचेस की वीडियो। देखिए अब इन्होंने अपनी और भी वेबसाइट्स बनाई हैं। अगर हम आप इनको आपका इंस्टाग्राम इनका आपको दिखाएं तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, दैट्स ऑल्सो ह्यूज फॉलोइंग, इज वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड पर्सनैलिटी ऑन इंस्टाग्राम। आप 63.6 मिलियन इज ह्यूज ऑन इंस्टाग्राम आप। और यहाँ पर इट्स अगेन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, डिफरेंट काइंड ऑफ विजुअल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट। और हमें ये भी याद है एक सॉफ्ट ड्रिंक की जो लॉस इन्होंने करवाया था, ऐसे ही उनके भी छक्के छूट गए। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इट्स मोर ऑफ यू नो हिज स्पोर्ट्स इमेजेस, हिज
पर्टिकुलर थिंग्स रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, कहीं कभार आपको फैमिली नज़र आ जाएगी, बट हिज इंस्टा स्टोरी। कितना मुश्किल है इतने सब्सक्राइबर तक पहुंचना, क्योंकि जो तमाम यूट्यूबर्स इस वक्त देख रहे होंगे उनका तो ये ख्वाब होता होगा। अभी 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 इनको डायमंड बटन मिल चुका है, इनको डायमंड बटन मिल चुका और है। रेड डायमंड बटन वो कब मिलता है? और ओके, सो मेरे पास यहाँ पे स्टैट्स लिखे हैं, मैं आपको पढ़ के दिखा देती हूँ। सो सिल्वर बटन आपको मिलता है जब आपके पास 100,000 सब्सक्राइबर्स होते हैं। आपका गोल्डन, मेरे ख्याल में उसकी तो नौबत ही नहीं आई होगी। नौबत ही नहीं आई, मतलब वो तो इनके लिए इट वाज जस्ट लाइक क्रिएटिंग द चैनल, मैंने क्रिएट किया, ठक इनको वो सब्सक्राइबर्स मिल गए। गोल्डन बटन 1 मिलियन पर आता है, आपका डायमंड बटन 10 मिलियन पर आता है। उसके बाद आपका आता है कस्टम प्ले डायमंड विच यू गेट ऑन 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स, और उसके बाद आपका आता है रेड डायमंड विच इज ऑन 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स। जो इनकी रेस चल रही है, मुझे नहीं लगता इनको कोई बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, गोल्डन पे भी रुकने वाले नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, जो रिकॉर्ड बटन रखा गया हुआ है जो इनको मिलेगा। रोनाल्डो ने जो रिकॉर्ड तोड़ा है, इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके पास? इससे पहले इंटरेस्टिंगली ये एक गेम होल्डर के पास था जिनका नाम था हैमस्टर कॉम्बैट। और उन्होंने ये जो 10 मिलियन का जो एक ओवरऑल जो बेंचमार्क उन्होंने पास किया था, दे टुक 7 days. He hardly took 19 hours, and that's very interesting in terms of interactivity and its stuff. So ये सारी चीज़ अगर हम देखें और हम कहें कि जी किस तरह से ये होता है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और आप खाली अगर हम बात करें कि जी इट इज़ जस्ट अबाउट द क्रिएटिंग कंटेंट, नो, इट्स अबाउट मेकिंग इट अ ब्रांड। और रोनाल्डो ऑलरेडी एक ब्रांड हैं, वो फिर आपके फेसबुक पर हो जाए, वो आपके इंस्टाग्राम पर हो जाए, वो आपके ट्विटर पर हो जाए। अच्छा, मेरे ख्याल में ये जो उस तरह की मिसाल कायम किया है, इनका तो कंपेटिटर भी इस फील्ड में अब दूर दूर तक कोई भी नहीं है। देखिए कर सकता है, अब वो एक हमेशा की एक डिबेट है कि गोट कौन है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स कौन है, वो रोनाल्डो हो जाए या मेसी हो जाए। तो अच्छा, मेसी का आपने अच्छा तज़किरा किया, अभी तक उनका कोई यूट्यूब चैनल है? नहीं, उनका YouTube उस तरह से नहीं है, लेकिन अगर हम ऑप्शन है, वो एक ऑप्शन बिल्कुल है, बट इफ वी टॉक अबाउट उनका इंस्टाग्राम या उनका फेसबुक या एक्स के उनके फॉलोअर्स, तो मेसी इस टाइम पे 504 मिलियन पर हैं और इंस्टाग्राम, और अभी मैंने रोनाल्डो मेरे ख्याल में अभी भी सबसे फॉलोड हैं। और इट्स इंटरेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ कि आप किस तरह से यू शेयर अ पार्ट ऑफ योरसेल्फ एंड यू आर आल्सो गेटिंग रेवेन्यू आउट। एक्चुअली रोनाल्डो के जो फॉलोवर्स हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, हम ये नहीं कह सकते स्पेसिफिक इस जगह के हैं, इस जगह के, हम सब जो है वो दीवाने हैं रोनाल्डो के। और जब लोगों को उनकी लाइफ के बारे में देखने को मिला, जानने को मिला, तो लोगों की क्यूरियोसिटी थी, जो क्यूरियोसिटी और हार्ड वर्क भी है। बचपन में रोनाल्डो बताते हैं कि अपने जो इलाका है उसके अंदर जो फुटबॉल टीम थी उसको ग्राउंड के बाहर खड़े होकर देखा करते थे, लेकिन इनको मौका नहीं दिया जाता था। तो फिर आज एक वक्त है कि हर जुबान पे रोनाल्डो का नाम है। सी, अब ही इज गिवन अ लॉट ऑफ एक्सेस ऑफ हिमसेल्फ टू पीपल। अब अपनी कंफर्ट में, अपने घर में, अपने फोन पे यू वांट टू सी के रोनाल्डो अपने बच्चों के साथ क्या कह रहे हैं, यू नो, जानना चाहते हैं आपकी लाइफ क्या है, पर्सनल लाइफ में सुपरस्टार कैसे लाइफ गुजारता है। सी, दैट्स दैट यू गेट। अगर आपने इतनी हार्ड वर्क की है, इतनी मेहनत की है, तो ये उसका एक फल है जो आपको मिल रहा है। लोग आपको हर जगह से, अवाम की मोहब्बत से, अवाम की मोहब्बत, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दिस। और फिर मेरे नज़दीक जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इट्स अबाउट कि कितनी डिफरेंट जगहों पर देखा जाएगा, और लैंग्वेजेस डिफरेंट हैं, एथनिसिटीज़ डिफरेंट हैं, येट दे ऑल आर गेटिंग यूनाइटेड ऑन वन कॉज, दैट्स रोनाल्डो। अच्छा, कोई रेवेन्यू का अंदाजा लगाया जा सकता है कितना वो रेवेन्यू इज अनबिलीवेबल जो वो इससे कर सकते हैं। डॉलर्स और पाउंड्स में रेवेन्यू, बिल्कुल डॉलर्स और पाउंड्स में होगा। So it's interesting how you get revenue on the platform as well. आपका Instagram का revenue is on a different level, Facebook का different situations पर होता है, YouTube आपको different तरीके से देता है। So वो जो एक mechanism है इनको calculate करने का, वो भी बड़ा interesting है। वो फिर आपका revenues होते हैं via ad, जो ad placement की जाती है आपकी, हाँ जी, वीडियो की ड्यूरेशन कितनी है, कहाँ से देखा जा रहा है, कितने सब्सक्राइबर्स हैं, ओवरऑल जो है आपको कितने एड्स मिल रहे हैं, उन एड्स के बाद आपका रेवेन्यू क्या मिल रहा है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। अंदाजा हम लगा भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो तो आप अंदाजा लगाया, रुक भी नहीं रहा ना, रुक भी नहीं रहा, और उसने बिल्कुल। और अभी तो देखे टाइम कितना, बीइंग अ पर्सन ही इज अ वेरी काइंड मैन, मतलब वो चैरिटी भी बहुत लगाते हैं, चैरिटी भी बहुत करते हैं, और वो उसी तरह से उन्हें वापस आ रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। कहते हैं ना, आप लगाएं और आपको दूसरे हाथ से वापस आ जाता है। तो ये तो वैसे डिबेटेबल बात हो जाएगी कि हम उनको कम्पीट कौन करेगा, कैसे, उनके सब्सक्राइबर किस तरह से आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। नूर हमारे साथ मौजूद थी और ये एक नया रिकॉर्ड बनाया है, एक नई मिसाल कायम की है फुटबॉल के बाद। यूट्यूब की दुनिया में भी उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। बिल्कुल जी, और अभी ये सफ़र उनका शुरू हुआ है, अभी पता नहीं कहाँ जाके ख़त्म होगा, रुकता कहाँ पे है, और उनके फॉलोअर्स, उनके फैंस की तादाद तो वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही। तो ये था आज का मॉर्निंग शो। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।